वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा टेस्ट नंबर 18 होगा ये एनवायरमेंट के 100 बेस्ट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। यूपी बीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। आप लोग अगर लिस्टिंग वीडियोस अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस टेस्ट में बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपका, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए आपको। आप लिस्टिंग वीडियो देखिए, फिर ये टेस्ट सॉल्व कीजिए और फिर आप अपना मुझे स्कोर कमेंट डाउन करके बताइए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस हिसाब की चल रही है। एक बात और है कि आप सारे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, तो उससे आपको ये पता लगेगा कि अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो आपके कितने तुक्के ठीक हो रहे हैं और नॉलेज बेस्ड आपके कितने सवाल गलत हो रहे हैं। तो उससे आप बेटर तरीके से एनालिसिस और कंपैरिजन कर पाएंगे। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सब वीडियोस बहुत जोर शोर से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आई एम श्योर आप लोग बहुत स्ट्रेस में होंगे, बहुत प्रेशर इंड्यूसिंग सिचुएशंस होती हैं ये, लेकिन यही हैंडल करेंगे आप तो एग्जाम को क्रॉस कर पाएंगे। तो अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, एकदम हंसते हंसते, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी स्कोर जरूर मुझे कमेंट डाउन करके बताइए आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टेस्ट नंबर 18। आ गए हम हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 सेक्शनल टेस्ट 18th पे, जो कि है हमारा एनवायरमेंट का 100 क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन है। जिसने लिस्टिंग वीडियो देखी है उसमें इसका स्कोर ऊपर जाना ही जाना चाहिए, और अगर स्कोर अभी भी ऊपर नहीं जा रहा है तो आप लोग वीडियोस ढंग से नहीं दे रहे हैं, सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, वीडियोस 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 देख नहीं रहे हैं। तो इस टेस्ट का मुझे पर्टिकुलर स्कोर चाहिए आप लोगों का। कमेंट बॉक्स में हर का चाहिए होता, देते आप लोग हो नहीं, हल्ला उतारते हो बस। पहला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। अरेंज द ऑप्शंस गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। जीव, ऑर्गेनिज्म, समुदाय, कम्युनिटी, जनसंख्या, पॉपुलेशन, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। अब ये तो समझ लो कि एंड में पारिस्थितिक तंत्र आएगा, तो जिस ऑप्शन में 4 एंड में नहीं उनको काट दो फटाफट। ऐसे करके सॉल्व कर लिया करो क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आएगा, तो फर्स्ट और फर्स्ट तो चलो दोनों में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? पॉपुलेशन बड़ी है, कम्युनिटी बड़ी है? कम्युनिटी है ना, मतलब पॉपुलेशन बड़ी है तो क्या आएगा पहले? कम्युनिटी बड़ी है ना पॉपुलेशन से, मतलब पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ कम्युनिटी, ऐसे ही तो होता है। तो पहले क्या आ जाएगा? पहले पॉपुलेशन आ जाएगा, तो जिसमें पॉपुलेशन पहले है वो मार्क कर दो फटाफट से, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होता है देखो, मॉलिक्यूल सबसे पहले आएगा। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनता है सेल, सेल से बनता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म, ये रहा। ऑर्गेनिज्म से बनता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी, और इकोसिस्टम तो इन सबका है ही टॉप। ऐसे ही हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। सेकंड, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 और मोर इकोसिस्टम्स इज कॉल्ड इकोटोन। इकोटोन 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों का एक संक्रमण क्षेत्र है। इकोटोन जैव विविधता से बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं होते हैं क्योंकि संक्रमण क्षेत्र होते हैं, ऐसा बोल रहा है ये। मतलब बीइंग अ ट्रांजिशन जोन, इकोटोन इज नॉट वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। यह पारिस्थितिकी आला को परिभाषित करता है, एक प्रजाति द्वारा अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों के सामूहिक रूप से आला कहा जाता है। ये बोल रहा है इकोटोन डिफाइंस द इकोलॉजिकल निशे। All the biological, physical and chemical factors required by a species for its survival are collectively called niche. बताइए मुझे आप कौन सा सही है इसमें से? क्या हो जाएगा आंसर इसका? सही पूछ रहा है ये। तो देखिए, पहली चीज तो आप ये समझिए, ट्रांजिशन जोन दोनों के बीच का कहलाता है इकोटोन। दिस इज राइट। लेकिन ट्रांजिशन जोन होने के कारण इकोटोन रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा, और ये डिफाइन करता है इकोटोन इकोलॉजिकल निशे को। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट और थर्ड, सी हो जाएगा इसका आंसर।
भाई रिच तो होते हैं ना ये, क्योंकि ट्रांजिशन जोन होता है, ज्यादा रिच होते हैं। तो ये इसमें लिखा है कि दे आर नॉट रिच, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस कराया हुआ है कॉन्सेप्ट। थर्ड, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान में स्थित रामसार में एक अंतर सरकारी और बहुविषयक सम्मेलन आयोजित किया गया था। कंजर्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एन इंटरगवर्नमेंटल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रामसार लोकेटेड इन ईरान। रामसार सम्मेलन 21 दिसंबर 1972 को लागू किया गया था। इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन December 21, 1972। वर्तमान में रामसार कन्वेंशन के तहत भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 75 आर्द्र भूमियां हैं। सारी कराई गई हैं आपको, जितनी भी हैं। कितनी ये बताओगे आप मुझे अभी? सही बताओ कौन सा है, बताओ बताओ जल्दी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत है? ये तो ठीक है बिल्कुल, इंटर गवर्नमेंटल है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी रामसार, उसी के नाम पे कन्वेंशन का नाम रखा गया है। 75 है, 75 की 75 आपको याद होनी चाहिए, है कि नहीं है याद? और इसको आपको लागू कब किया गया? 21 दिसंबर 1975 को, नॉट 72, बाकी दोनों ठीक है। फोर्थ, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो पर्यावासों की सीमा पर समुदाय या समष्टि की संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों को कोर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। चेंजेस इन कम्युनिटी और स्ट्रक्चर्स ऑफ द पॉपुलेशन एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट्स इज नोन एज एज इफेक्ट। वह क्षेत्र जहां कोई जीव दैनिक या आवधिक आधार पर निवास तथा विचरण करता है उसे गृह परास के रूप में जाना जाता है। द एरिया वेयर अ लिविंग बीइंग्स रिसाइड्स एंड मूव्स ऑन अ डेली और पीरियोडिकल बेसिस, इट्स कॉल्ड होम रेंज। आंसर बताइए जल्दी। सही बात है दोनों, याद कर लीजिए। एज इफेक्ट तो आप ठीक कर ही देंगे, होम रेंज शायद नहीं पढ़ा हो आपने, वो यहाँ पे पढ़ लीजिए आप फटाफट। मार्क कर देती हूँ मैं दूसरी पेन से। फिफ्थ, निम्नलिखित बायोम को ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर व्यवस्थित करें। मतलब कि पोल से, आप पोल से आएंगे इक्वेटर की तरफ, ऐसे अरेंज करना है आपको। सब कुछ कराया हुआ है, बताइए। टुंड्रा, टैगा, प्रेरी, सवाना। जल्दी जल्दी, 2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए इसका। फिफ्थ का आंसर बी हो जाएगा। 1 2 3 4 अरेंज्ड है ऑलरेडी। सवानास ज्यादा पास है इक्वेटर के, और टुंड्रा तो एकदम टॉप वाले हो गए। एकदम एल्पाइन वेजिटेशन होती है यहाँ पे, मतलब होता ही नहीं कुछ भी, लाइकेन, मॉसेस, ये सब होता है। टुंड्रा, टाइगा, फिर प्रेरीज, फिर सवाना। कहाँ पे प्रेरीज कहते हैं इन ग्रासलैंड्स को, कहाँ पे सवानास कहते हैं? मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। ये ग्रासलैंड्स हैं और ये आपको कराए हैं कि नहीं कराए हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट, कहाँ के ग्रासलैंड्स हैं ये। सिक्स्थ, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रवाल एक प्रकार के कशेरुकी जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर रचना वाले खोल में रहते हैं। कोरल्स आर वर्टिब्रेट्स दैट लिव इन अ हार्ड शेल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। प्रवाल कम गहराई में पाए जाते हैं क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है। दे आर फाउंड एट शैलो वाटर बिकॉज देयर इज लैक ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन एट हायर डेप्थ्स, या फिर इन डीप ओशन। उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में लगभग 20 से 21 डिग्री का तापमान प्रवाल भित्तियों के जीवित रहने के लिए अनुकूल है। फेवरेबल टेम्परेचर बोल रहा है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए लगभग 32 से 40% लवणता आवश्यक होती है, सैलिनिटी। बताइए गलत बताओ कौन सा है? पहला ही गलत है। क्यों पहला क्यों गलत है? अरे भाई वर्टिब्रेट्स थोड़ी हैं ये, अकशेरुकी हैं, दे आर इनवर्टिब्रेट्स। बस ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, मतलब इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। फेवरेबल टेम्परेचर 20 से 21, आप जानते हैं डेप्थ में नहीं होते क्योंकि इतने अंदर तक सनलाइट नहीं जाती, ये तो फटाफट यही याद हो जाएगा। सेवेंथ, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम की मिट्टी में नमी विचलन के प्रभाव आग, मिट्टी के पोषक तत्वों तथा शाकाहारी जंतुओं के द्वारा संशोधित होती रहती है। ये बोल रहा है जो सॉइल मॉइस्चर होता है ना ट्रॉपिकल सवाना बायोम में, ये मॉडिफाई होता है बाय द इफेक्ट्स ऑफ मॉइस्चर डाइवर्जन, फायर, सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड हर्बिवोर्स। उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम में C2 प्रकार की घास प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जो मिट्टी की थोड़ी नमी के साथ भी उच्च स्तर की प्राथमिकता उत्पादकता बनाए रखती है। C2 टाइप ऑफ ग्रासेस जो हैं, दे आर अबंडेंट इन द ट्रॉपिकल सवाना बायोम, दे मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बताया था प्राइमरी, ग्रॉस, नेट सब बताया हुआ है।
उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम में घास प्रणाली सुविकसित होती है. द ग्रास सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन द ट्रॉपिकल सवाना बायोम. यू हैव टू टेल मी विच ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट. कौन सा विकल्प सही है, बताओ जल्दी बताओ जल्दी. पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरा गलत है. C2 नहीं C4 टाइप ऑफ ग्रास होती है. ये ग्रास का टाइप पता होना चाहिए आपको. और ये भी ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा ठीक हुआ ना, हमारा सी हो जाएगा आंसर. ये देख लो, याद रखना. ग्रास सिस्टम किसका फीचर है? ट्रॉपिकल सवाना बायोम का. 8. नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले तटों, ज्वार नदमुखों, ज्वारीय क्रीक, पश्चुजल, लैगून एवं पंख जमावों को आमतौर पर मैंग्रोव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. कोस्ट्स, एस्चुरीज, टाइडल क्रीक्स, बैकवाटर्स, लगून्स एंड मड डिपॉजिट्स फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स आर जनरली क्लासिफाइड एज मैंग्रोव्स. खारे पानी की तुलना में ताजे पानी में मैंग्रोव वनस्पति का विकास अधिक होता है. द डेवलपमेंट ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन इज मोर इन फ्रेश वाटर देन इन ब्रैकिश वाटर. जिसका ये गलत हो गया ना क्वेश्चन, बस क्या बताऊं. पहला ठीक है भाई, दूसरा एकदम गलत है. ये तो होते ही हैं खारे पानी के. सलाइन वाटर ही तो एसेंशियल होता है डेवलपमेंट ऑफ मैंग्रोव्स के लिए. मैंग्रोव वनस्पति का विकास ही खारे पानी में बढ़िया होता है. ये कैसे सही हो जाएगा? नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. घास स्थलीय बायोम में कम वर्षा के कारण सीमित मात्रा में पानी उपलब्ध होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में पौधे घास को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते. ड्यू टू लेस रेनफॉल in grassy terrestrial biome, limited amount of water is available, due to which trees are not able to replace grasses in this area. घास स्थलीय बायोम में वर्षा कम होने के कारण यहाँ पौधे बहुत सीमित मात्रा में बिखरे हुए पाए जाते हैं. ट्रीज जो मिलेंगे यहाँ पे वो स्कैटर्ड मिलेंगे. घास स्थलीय बायोम में आग लगने की पुनरावृत्ति बताइए. आंसर 9th का क्या आंसर हो जाएगा? 9th का आंसर हो जाएगा ए. ये बोल रहे हैं ना कि जो भाई एक बात बताओ मेरे को, जो आपके ये बायोम्स हैं भाई, जो फायर की पॉसिबिलिटी है ना ग्रासी टेरेस्ट्रियल बायोम में, वो काफी है. ऐसा नहीं है कि नेग्लिजिबल है. ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया. ये और ये एकदम ठीक है. आंसर आपका फर्स्ट और सेकंड हो गया. 10th. निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें. इनकरेक्ट ऑप्शन है बोल रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ये क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग. ये प्रति लीटर जल में मिलीग्राम ऑक्सीजन में व्यक्त किया जाता है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर. बीओडी के माध्यम से जल के प्रदूषण की मात्रा को मापा जाता है. द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर इज मेजर्ड थ्रू बीओडी. बीओडी का उपयोग अधिकतर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में किया जाता है. इट्स मोस्टली यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. बीओडी के उच्च स्तर का मतलब है कि जल में बड़ी मात्रा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने के लिए थोड़ी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. हाई लेवल ऑफ बीओडी का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर रिक्वायर्स अ लिटिल ऑक्सीजन टू डिकम्पोज. बताइए मुझे इसका आंसर क्या है? यही आपको अटपटा लग रहा होगा और यही गलत है. ये देख लो, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 1 मिनट, ये वाला इसको याद कर लो, जरूर आएगा पेपर में और गलत करके आओगे. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से आपको पता लगता है कि अमाउंट ऑफ पोल्यूशन मतलब मेजर होता है इससे. ठीक है, और इसको आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी. अब सुनो मेरी बात, जितना ज्यादा बीओडी होगा मतलब जल में जो मौजूद कार्बनिक पदार्थ हैं वो बड़ी मात्रा को विघटित करने के लिए अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी. तो थोड़ी सी नहीं होगा, इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन. याद रखना बस. 11th. निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट से संबंधित है ये अवधारणा 2000 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा पेश की गई थी. दिस कॉन्सेप्ट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय कोफी अन्नान, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 2000. इसे विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून 2001 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था.
फॉर्मली लॉन्च्ड, ये तो कुछ मतलब इसमें तो हिंदी इंग्लिश नहीं है। इसने पारितंत्री सेवाओं को मुख्य 3 रूप से श्रेणी में विभाजित किया था, व्यवस्था सेवाएं, समर्थन सेवाएं, नियंत्रक सेवाएं। मतलब इकोसिस्टम सर्विसेज को इसने 3 कैटेगरी में बांटा था, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग सर्विसेज। स्वच्छ जल और जैव रसायन व्यवस्था सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, क्लीन वाटर एंड बायोकेमिस्ट्री प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज के अंडर आता है। बताइए मुझे गलत कौन सा है, बताइए बताइए बताइए। सी, ये कैटेगरीज 3 नहीं है, दे आर 4 कैटेगरीज। चौथी कैटेगरी कौन सी है? आपने सुन लिया, पहले तो प्रोविजनिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, है ना, और कल्चरल सर्विसेज एक ये भी है इसमें, ठीक है। समर्थन सेवाएं, नियंत्रक सेवाएं, संरक्षण सेवाएं, सांस्कृतिक सेवाएं भी हैं इसमें, बाकी ठीक है बिल्कुल। सपोर्टिंग सर्विसेज कौन सी होती हैं? सॉइल फॉर्मेशन, प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। चलो याद रखना, 2000 में आया था, कब पेश किया था, एक बार बस देख लो हल्का सा तो याद रहती हैं चीजें। 12th, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शैवाल जो होता है उसको स्वपोषी की श्रेणी में रखा गया है, और एल्गे इन द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। शैवाल हरे क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट। कवकों को परपोषी की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं होता। फंजाई दे हैव बीन केप्ट इन हेटेरोट्रोफ्स कैटेगरी बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। बताओ सही कौन सा है 12th का? सही है सारे, याद कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। एल्गे जो होता है ना, शैवाल, ये अपना खाना खुद बनाता है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। लेकिन आप याद रखिएगा, ये पूछेगा आपसे एल्गे आर ग्रीन इन कलर ओनली, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्या एल्गे सिर्फ हरे रंग का होता है? नो, इसमें रेड, येलो, ब्लू एल्गे में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये चीज याद रखना। कराया हुआ है वैसे तो आपको वीडियोस में, पर अब बताइए, आप जब नहीं कर रहे हैं तो क्या करें। इसमें आपका, इसमें दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं, और भी वर्णक होते हैं, जैसे रेड, येलो, ब्लू। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एल्गे सिर्फ ग्रीन नहीं होता। और फंजाई का याद रखना, हेटेरोट्रॉफ। 13th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। ये यूट्रिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। यूट्रिफिकेशन के कारण बीओडी में वृद्धि होगी। ड्यू टू यूट्रिफिकेशन देयर इज इंक्रीज इन बीओडी। मैंने बताया था लेक का बुढ़ापा होता है ये। अगर मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी है तो आई हैव यूज्ड दिस टर्म कि लेक का बुढ़ापा है ये। यूट्रिफिकेशन के कारण शैवाल तेजी से बढ़ेंगे, एल्गी भी बढ़ेंगे। यूट्रिफिकेशन के कारण मछली जैसे जलीय जीवों में कम ऑक्सीजन मिलती है। ड्यू टू यूट्रिफिकेशन aquatic organisms like fishes get less oxygen. यूट्रिफिकेशन के कारण जल प्रदूषण बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन इंक्रीजेस। बताइए मेरे को क्या होगा? बिल्कुल ठीक है सब कुछ, बिल्कुल ठीक। जिसने वो करा है आपको पता चल गया होगा, ये सही है। यूट्रिफिकेशन क्या होता है पहले मुझे बताइए डेफिनेशन। ये वो प्रक्रिया है जब झील या जल निकाय पौधों के पोषक तत्वों से बहुत अधिक समृद्ध हो जाएगी। When a lake or water becomes too rich in plant nutrients, इसकी वजह से ओवर ग्रोथ हो जाती है एल्गी की और बाकी के एक्वेटिक प्लांट्स की। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बुढ़ापा है ये लेक्स का या फिर जो भी वाटर बॉडी है उसका, याद रखना बस इस चीज से, तो लगा लोगे फिर इसको। 14th, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रेट बैरियर रीफ किसी भी प्रकार की अनियमित गर्म या ठंडी महासागरीय धारा के कारण उत्पन्न अत्यधिक सतही तापमान से तेजी से बढ़ता है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो रैपिडली ग्रो करता है फ्रॉम एक्सट्रीम सरफेस टेम्परेचर्स कॉज्ड बाय एनी टाइप ऑफ इराटिक वार्म और कूल ओशन करंट। प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय जल में नहीं पाई जाती। कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल वाटर्स। बताओ सही कौन सा है? दोनों में से कोई सही नहीं है, तो पता होगा, ये तो पाए ही वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में पाते हैं जाते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ को रिस्क है बहुत ज्यादा, ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहा है ना जिसकी वजह से एलिनो अभी एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये तो बड़े सेंसिटिव होते हैं। या जिस चीज के बारे में सेंसिटिव वर्ड आपको पता है पहले से, एक ट्रिक बता रही हूँ, उसके साथ एक्सट्रीम अगर वर्ड लगा हुआ है ना तो वो नहीं चल पाएगा। सेंसिटिव मतलब इनके फेवर का भी एक्सट्रीम नहीं चल पाएगा, इनके ऑपोजिट का भी एक्सट्रीम नहीं चल पाएगा। इनको उनका ही ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए जो अभी ऊपर देख के आया हुआ, ठीक रहेगा। तो इसकी वजह से ये ग्रो रैपिडली थोड़ी कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ में कमी आ रही है। अब बताओ, ये तो पाए यहीं जाते हैं, पाए जाते नहीं पाए जाते हैं। डीप कोल्ड वाटर्स टू शैलो ट्रॉपिकल वाटर्स, ऐसी तो डेफिनेशन होती है जब आप पढ़ते हो।
तो याद रखना, सेंसिटिव है बेचारे बहुत। 15th मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ ओजोन क्षय के हेतु उत्तरदायी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, एज पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? बताओ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स। फटाफट बता दो मुझे। सारे हैं, सारे हैं भाई। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ये सारे हैं। इनके अलावा भी देख सकते हो, अगर मैं बताऊं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी हो गया, हेलॉन्स, हेलॉन्स है, एक ही आ गया मुझे याद। फिर आपका BFC21B2 है, ब्रोमोकार्बन है, तो बता ही दोगे, चलो कोई नहीं। और ये ओजोन डिप्लीटिंग है। और आप मुझे जरा इसका ईयर कमेंट करके बताइए, पढ़ाया हुआ है तो आपको। ऐसे कैसे छूट जाएंगे सवालों से, क्यों भाई? चलो 16th पे आ गए हम। केल्प वन, केल्प फॉरेस्ट के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। विश्व में मौजूद अन्य वनों की तुलना में सबसे अधिक उत्पादक और प्रचुर मात्रा में प्रजाति समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को केल्प वनों के रूप में जाना जाता है। द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड abundant species rich ecosystem in comparison to other forests present in the world is known as kelp forest. केल्प वन विश्व के ठंडे और शीतोष्ण महासागरों के उथले और तटीय जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दे फाउंड इन शैलो एंड कोस्टल वाटर्स एरियाज ऑफ कोल्ड एंड टेम्परेट ओशंस। ऐसे क्षेत्र जहां का तापमान 10 डिग्री से कम होता है, सिर्फ उन क्षेत्रों में ही ये वन पाए जाते हैं। They are found only in those areas where the temperature is less than 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ बताओ बताओ। पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? ये कहाँ पाए जाते हैं? जहां पे टेम्परेचर 20 डिग्री से कम हो। 20 डिग्री, केल्प फॉरेस्ट 20 डिग्री, केल्प फॉरेस्ट 20 डिग्री, रट लो इसको यहीं के यहीं, ठीक है? याद रहेगा ये तो बड़ा आजकल फेस वॉश वगैरह में भी आ रहा है, देखना कभी। महंगे हो जाती हैं चीजें और जिनमें ये सब चीजें आती हैं। ये पढ़ लो भाई, ये आपके स्टेटिक एनवायरनमेंट में हमने कराया है ये आपको वीडियो में, लेकिन जनरली आपको नहीं मिलेगा ये बुक्स वगैरह में। तो यहाँ से जरा इसको तैयार कर लो और इसका टेम्परेचर 20 कर लो। 17 नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिलेक्ट दी फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विभिन्न नदियों का वह न्यूनतम जल का प्रवाह जो उसके पारितंत्र को बनाए रखने में सहायक होता है, उसको ई प्रवाह कहते हैं। द मिनिमम वाटर फ्लो ऑफ डिफरेंट रिवर्स विच इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग इट्स इकोसिस्टम इज कॉल्ड ई फ्लो। यह शुद्ध जल और नदमुख पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक जल प्रवाह की मात्रा, समय और गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी, टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लो नीडेड टू मेंटेन द प्योर वाटर एंड एस्चुरिन इकोसिस्टम्स। बताइए, ई फ्लो के बारे में बात हुई है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये तो हमने सही बताए ही होंगे जिससे आपका प्रिपेयर हो जाए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए प्लीज, स्टार बना लीजिए इस पे। ई फ्लो, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो करके कुछ मत कराना, ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बता दिया गया। अब 18th नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करते हैं और जटिल कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं एवं ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिंथेसाइज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो कहां प्रेजेंट होता है? लीव्स में। एंड दे फॉर्म व्हाट? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। स्वपोषित जीवों की ऊर्जा प्राप्त करने या भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी और मेकिंग फूड ऑफ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आंसर, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनमें पढ़ने में इतना मजा आ रहा होता है कि पता ही होता है दोनों चीजें सही होती हैं। ये उसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यही है बेसिकली। और आप मुझे बताएंगे फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में ज्यादा होता है, ऑन विच कलर, ब्लू, रेड, ग्रीन, कौन सी लाइट में ज्यादा होता है, मोस्ट इफेक्टिव। ये आपको मेरा बताया हुआ सवाल है और आप मुझे बताएंगे जरूर कमेंट करके। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र को उनकी उत्पादकता के घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी, मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक, ओशन। भाई वाह, बताओ जल्दी, आंसर बताओ जल्दी। ये ना अरेंज नहीं, घटते क्रम में बोल रहा है ये। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? मैंग्रोव का घास तल से ज्यादा है और लेक ज्यादा घास तल का है, महासागर से ज्यादा झील का है।
ये प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अरेंज्ड है, ठीक है, M फिर आपका O, MgLO याद मत कर लेना, ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, वहां पे कुछ और भी लिखा हुआ आ सकता है। चलो 20, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक भंडारगृह की तरह कार्य करता है क्योंकि यह प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। मैंने आपको बताया था ना, सी जो है इट एक्ट्स, ओशन सिंक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। द सी एक्ट्स लाइक द स्टोर हाउस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एवरी डे। पादप प्लवक को महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र की अंतिम कड़ी माना जाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स दे आर कंसिडर्ड द लास्ट लिंक ऑफ ओशियानिक इकोसिस्टम। पादप प्लवक अपना भोजन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके बनाते हैं और इन पादप प्लवक को जीव प्लवक द्वारा अपना भोजन बनाया जाता है। मतलब फाइटोप्लैंक्टन तो खुद अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करके फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एंड ये जो है इनको फर्दर कौन खाता है, जू प्लैंक्टन्स, ये कह रहा है बेसिकली। ये पादप प्लवक कार्बन ग्रहण करके समुद्री खाद्य श्रृंखला बनाते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं दे फॉर्म द मरीन फूड चेन बाय इंजेस्टिंग कार्बन। बताइए गलत कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है ये सेकंड है। देखो ये अटपटा लगा होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स अंतिम कड़ी नहीं है भाई, ये इनिशियल लिंक है ओशियानिक सिस्टम का, जिस चीज को कोई खा रहा है। अभी सेकंड या तो देखो, या तो थर्ड गलत होगा, फिर ऐसा हो सकता है ना, लेकिन जिस चीज को कोई खा रहा है, आपको ये फैक्ट पता होगा कि फाइटोप्लैंक्टन्स को खा रहे हैं जूप्लैंक्टन्स, तो वो लास्ट कड़ी तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो आपका प्रारंभिक कड़ी है, दैट इज द इनिशियल लिंक। तो ये आपका सवाल, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बाकी देखो बढ़िया है सवाल, एकदम मार्क करो इन्हें, ठीक है बिल्कुल। 21, नीचे 4 जलीय खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उन्हें एक खाद्य श्रृंखला में व्यवस्थित करें। एक्वेटिक 4 एक्वेटिक फूड्स दिए हुए हैं, आप बताइए उनको फूड चेन में करिए। फाइटोप्लैंक्टन्स और जंतु प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, छोटे क्रिटेशियंस, स्मॉल क्रिटेशियंस और परभक्षी कीट, प्रेडेटरी इंसेक्ट्स। बताओ जल्दी, अब पता लग जाएगा आपको कौन सा है, पहला नहीं है तो पहली कड़ी है हुई ना। तो पहले तो देखो, पहला तो एक ही में है, फाइटोप्लैंक्टन एक ही ऑप्शन में है। कई बार ऐसे भी किस्मत चमक जाती है आदमी की पेपर में। हो गया अरेंज। सबसे पहले क्या आएगा, फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन, फिर स्मॉल क्रुटेशियंस, फिर आपके प्रेडेटरी इंसेक्ट्स। तो लगे ही हुए हैं फाइटोप्लैंक्टन, इनिशियल लिंक, प्रारंभिक कड़ी। 22, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। केवल 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती है, इसलिए यह ऊर्जा प्रवाह सीधे किसी पोषी स्तर पर उपभोक्ताओं की श्रृंखला निर्धारित करती है। जानते हैं आप 10% लॉ जानते हैं? ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, सो दिस एनर्जी फ्लो डायरेक्टली डिटर्मिन्स द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एट एनी ट्रॉफिक लेवल। हेलोफाइट्स वे पादप होते हैं जो उच्च लवणता वाले जल में विकसित होते हैं तथा इन पादपों को अपने विकास के लिए सूर्य के अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? विच ग्रो इन हाई सैलिनिटी वाटर एंड दीज प्लांट्स रिक्वायर मोर सनलाइट फॉर देयर डेवलपमेंट। बताइए आंसर मेरे को। दोनों ठीक है, गलत क्या है इसमें? नथिंग इज रॉन्ग, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। ये 10% जाती है एनर्जी, 10% लॉ आप जानते हैं होता है। और हेलोफाइट्स क्या है? जो हाई सैलिनिटी एरियाज में उगते हैं प्लांट्स। ये तो आपको मैंने ज्योग्राफी के लिस्टिंग वीडियो में भी कराए होंगे सारे, फाइट्स, एपीफाइट्स, पायरोफाइट्स, सब कुछ, और आपको एनवायरमेंट के लिस्टिंग वीडियो में भी कराए होंगे। 23, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां बाह्य स्थान जैव उपचार तकनीक के अंतर्गत आती हैं? सब क्वेश्चन इस तरीके से टेस्ट प्रिपेयर किया गया है कि पेपर ऐसे जाए गोली की तरह खिंचता हुआ। Which of the following methods come under ex-situ? In situ नहीं बोल रहा है, ex-situ बोल रहा है। बायोरेमिडिशन टेक्निक बताया था, अभी बताया बायोरेमिडिशन क्या होता है। इससे अभी का मतलब वीडियो में दूसरे। लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग, बायोवेंटिंग, बायोपाइलिंग, बायोपाइल्स। बता दो। ex-situ मतलब अपनी जगह से कहीं बाहर ले जाके, इन situ तो जहां पे है वहीं पे, ex-situ बोल रहा है ये। बताओ 23rd का क्या होगा आंसर? सी। देखो ex-situ टेक्निक्स जितनी हैं वो कौन सी है? कंपोस्टिंग, बायोरिएक्टर, बायोपाइल्स और लैंड फार्मिंग। बायोरिएक्टर और ऐड कर लो इसके साथ। तो बायोवेंटिंग जो है ना, ये इन सीटू मेथड है। बायो स्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन, बायो स्प्रेइंग, ठीक है, और बायोवेंटिंग, ये आपकी बायोवेंटिंग इन सीटू में आता है। और मैंने आपको बाकी के भी सबके एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, याद रखो, ठीक है। लैंड फार्मिंग ex-situ और कंपोस्टिंग ex-situ और बायोपाइल्स ex-situ और बता दूं बायोरिएक्टर ex-situ, ये याद रखो।
ठीक है, चलिए अब हम 24 देख लेंगे। नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब किसी पदार्थ को जल द्वारा अवशेषित किया गया हो तो उस स्थिति में एक प्रकार का जैव संचयन होता है, उसे ही जैव सांद्रण मतलब बायो कॉन्सेंट्रेशन। जब कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लिया है पानी ने तो अ फॉर्म ऑफ बायो एक्यूमुलेशन अकर्स इन दैट सिचुएशन विच इज कॉल्ड एज बायो कॉन्सेंट्रेशन। जैव संचयन से तात्पर्य है कि प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में कैसे प्रवेश करते हैं। बायो कॉन्सेंट्रेशन, बायो एक्यूमुलेशन, इन सबका टर्म्स का डिफरेंस आपको अच्छे से बताया गया है लिस्टिंग वीडियो में आपकी। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या हुआ? हाउ पॉल्यूटेंट्स एंटर द फूड चेन। सहोपकारिता में परस्पर क्रिया करने वाली एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। म्यूचुअलिज्म में म्यूचुअल है, ये वीडियो म्यूचुअल है कि मैं पढ़ा रही हूं आप पढ़ रहे हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? वन इंटरेक्टिंग स्पीशीज इज बेनिफिटेड और जो दूसरी है ना तो उसका बेनिफिट हो रहा ना उसका नुकसान हो रहा। तो मुझे बताइए आप, क्या ये सही बात है? तो आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें से। तो तीसरा हो गया ना इनकरेक्ट। हाँ, आप इसको ना माने, वीडियो बनाना और आप लोगों का ये करना, आप इसको बेनिफिट नहीं माने, लेकिन यहाँ पे हम दोनों का फायदा है ना, हमारा नाम रोशन हो जाएगा और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। फ्री वीडियोस इज इक्वल्स टू म्यूचुअलिज्म। ठीक है भाई चलिए, पेड ग्रुप होगा वैसे तो म्यूचुअलिज्म है ना। चलो जोक्स अपार्ट, तो ये समझ में आ गया ये दोनों के क्यों है, सही समझ आ गया ना। जब कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है पानी से तो एक बायो एक्यूमुलेशन होता है और उसको हम कहते हैं बायो कॉन्सेंट्रेशन। और बायो एक्यूमुलेशन कैसे है, कैसे एंटर हुआ है पॉल्यूटेंट फूड चेन में, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कितना कॉन्सेंट्रेटेड है पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, चलो हंसते हंसाते रहा करो भाई, कुछ नहीं रखा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कई मरुदित पौधे जल तथा परासरण क्षमता बनाए रखने के लिए अपनी कोशिकाओं में एक प्रकार का अमीनो अम्ल जिसे प्रोलाइन के नाम से जाना जाता है का संचयन करते हैं। मतलब जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं, ज़ेरोफाइट्स कौन होते हैं भाई, पहले तो ये बताओ। हाँ, ज़ेरोफाइट्स जो होते हैं वो एक टाइप का अमीनो एसिड स्टोर करते हैं प्रोलाइन। मतलब उससे क्या होता है, उनका पानी का लेवल और ऑस्मोटिक कैपेसिटी मेंटेन रहती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में कई पशु जानवर पर्यावरण के अनुकूल होने के उद्देश्य से ठंड प्रतिरोधी प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। मतलब जो जगह है ना जहाँ पे बहुत टेम्परेचर हाई होता है वहां पे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कोल्ड रेजिस्टेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग इन द एनवायरमेंट। परजीविता, पैरासिटिज्म, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें परजीवी अपने मेजबान से पोषण प्राप्त कर उसे नुकसान पहुंचाता है लेकिन आमतौर पर उसे मारता नहीं है। पैरासिटिज्म का मतलब क्या है, कंडीशन है जिसमें पैरासाइट हार्म करता है अपने होस्ट को, उससे न्यूट्रिशन खींचता है लेकिन उसको मारता नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे सही कौन सा है? तो देखिए पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे आपको पहले ये सुन लो ये गलत क्यों है फिर बताती हूँ। देखो जो टेम्परेचर्स होते हैं ना लो टेम्परेचर्स वाले, आप बताओ ना, कोल्ड रेजिस्टेंट प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर में क्या करेंगे भैया, वो तो लो टेम्परेचर में ही करेंगे। और इन प्रोटीन्स को पता है आपको क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है इन प्रोटीन्स को? इन प्रोटीन्स को बोला जाता है चैपोरेनिन। ठीक है, चैपोरेनिन जैसे भी प्रोनाउंस करो, मैं स्पेलिंग लिख दे रही हूँ, CHAPERONIN। अच्छा तो ये बात सही हो गई। अब प्रोलाइन याद रखना, ठीक है, पूछे प्रोलाइन क्या है तो पता होना चाहिए आपको। और ये जो है आपका पैरासिटिज्म। हाँ अब देखो पैरासिटिज्म वर्सेस प्रिडेशन, अब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे बता दे रही हूँ। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ कंपाइलेशन वीडियो में, लेकिन यहाँ सुन लो एक बार। पैरासिटिज्म में क्या हो रहा है, होस्ट से ये लोग न्यूट्रिशन खींच रहे हैं लेकिन उसको मार नहीं रहे हैं। अब प्रिडेशन को तो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन बना दे रहे हैं। टाइगर प्रिडेटर्स है ना, टॉप प्रिडेटर्स, तो ये उसको मार के ही तो उससे न्यूट्रिशन खींचता है। तो प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में यही एक डिफरेंस है कि होस्ट को मारता नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे होस्ट को मार देता है। ठीक है भाई, चलो 26 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये आईची टारगेट, आईची लक्ष्य के बारे में दिया हुआ है। इसे वर्ष 2020 में अप्लाई किया था। इट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 2020। इसे जापान के नायोग्या शहर में आयोजित जैविक विविधता पर सम्मेलन में अप्लाई किया था। मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन हुआ था नायोग्या में, वहां अपनाया था। इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा है? अरे भाई 2020 में कुछ बहुत जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2-4 साल से भी, उनको भी पता होगा कि आईची टारगेट कब से चले आ रहे हैं। तो सिर्फ पहला गलत हो जाएगा ना, 2020 के नहीं है, 2010 के हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब देखिए हल्का सा बैकग्राउंड में आपको ड्रिलिंग की आवाज आ सकती है, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पे, लेकिन आपको आवाज पूरी आ रही होगी। ठीक है, अब हमें तो देखो टेस्ट सीरीज बनानी है ना, तो इसलिए जरूर मतलब हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, नो मैटर व्हाट। चलिए
27 और नहीं आ रही है तो बढ़िया बात है। नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। हाथियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत का राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है हाथी मेरे साथी। इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से हुई 2009 में। ठीक है, इसमें तो कुछ बताने का नहीं है। यह अभियान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज प्लस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जॉइंट प्रोग्राम है। इस अभियान के शुभंकर के रूप में गज्जू को चुना गया था। गज्जू हैज बीन चोजन एज द मैस्कॉट। बताइए, सही पूछ रहा है। 27 का बताइए क्या हो जाएगा आंसर। इसका हो जाएगा बी। पहला क्यों गलत है? देखो, इंडिया ने हाथी मेरे साथी जो लॉन्च किया है ना 2011 में किया है, तो इन सब जो कैंपेन्स होते हैं इनके ईयर आपको याद रखने हैं। और टेस्ट सीरीज का यही तो फायदा होता है, 3-4 चीजें दी हुई हैं और बस आपको एक पता लग जाती है। तो लिख लो आप एक बार कहीं पे हाथी मेरे साथी 2011, तो इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन माइंड अपने आप याद करेगा कि मैंने क्वेश्चन गलत किया था और 2009 लिखा था लेकिन 2011 था, तो हो ही नहीं सकता पेपर में गलत हो जाए। और जो चीज आप टेस्ट में यहाँ पे सही कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना वो तो पेपर में सही करोगे ही करोगे। चलो 28, निम्नलिखित वनों को उनकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग फॉरेस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डी on the basis of the net primary productivity. Gross primary productivity में से GPP minus respiration is equals to net primary productivity. ये होता है इसका फॉर्मूला। चलो आंसर बताओ। हाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, शीतोष्ण सदाबहार वन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीतोष्ण पर्णपाती वन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। बताओ मुझे, ये तो कर दोगे अरेंज। चलो भाई जल्दी, मेरे शेर मेरे चीतों काम करो जल्दी। डी, देखो डिसेंडिंग पूछ रहा है। सबसे ज्यादा मतलब देखो पहले तो बताओ शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता किस उसमें की जाती है, यूनिट क्या है? ग्राम पर स्क्वायर पर मीटर पर ईयर। देखो कहाँ लिखूं, यहां लिख दूं क्या? पूछ क्या रही हूं, लिख ही देती हूँ। ग्राम स्क्वायर मीटर ईयर। अब इसमें देखो तो अगर ऐसे लगाएं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है 2200 और उष्ण कटिबंधीय ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस की होती है आपकी 1600, फिर आपकी शीतोष्ण की होती है 1300, फिर होती है इसकी 1200। तो कर लो अरेंज, करने में क्या जा रहा है। असेंडिंग पूछ रहा है ना, कम से ज्यादा, तो ये तो पता ही होगा भाई। 1 आएगा, देखना जरा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बायोडाइवर्सिटी रिच जगह है, फलाना ढिमकाना, पढ़ते पढ़ते हम बुढ़े होते जा रहे हैं। तो अब पहले पे ये होगा, टॉप पे, मतलब एंड में ये होगा। अब देखना क्रॉस 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 एलिमिनेशन से ही आ रहा था ये तो। यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करो। और मेरे हिसाब से तो मैं बताऊं अगर बात एक, अब आके मेरे पीछे मत पड़ जाना, पर 100 के 100 क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करो। अगर इस टेस्ट में 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो 100 के 100 अटेम्प्ट करो, फिर देखो कितना बैठ रहा है। अभी 1 महीने में ना अपना जजमेंट बना लो कि तुक्के कितने ठीक हो रहे हैं, नॉलेज वाले क्वेश्चंस कितने गलत हो रहे हैं। भाई तुक्के कितने ठीक हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज वाले कितने गलत हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब रिवीजन की कमी है। अब वीडियोस मिल रही हैं फटाफट, प्लेट में सारी चीजें। अब जाहिर सी बात है कितना खाएगा आदमी, लेकिन पढ़ते जाओ बस, धीरे धीरे हो जाएंगी चीजें, चिंता मत करना बिल्कुल भी। 29, उस विकल्प का चयन करें जो आदर्श खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण है, मतलब आइडियल फूड चेन का एक उदाहरण है। तो बताओ, खरगोश, तोता, मैना दी हूं मैं यहाँ पे, बताओ जल्दी। इसमें से कोई नहीं है। वजह, आपको मैं आइडियल फूड चेन का उदाहरण दूं तो घास को खाए रैबिट, रैबिट को खाए फॉक्स, और फॉक्स को खाए लायन, तो है आइडियल फूड चेन। अब बताना रैबिट को कौन खा रहा है? रैबिट ग्रास, ये कोई बात हुई? ये तो ऐसी गलत हो गया। फॉक्स को लायन, ये कोई बात है? अब ग्रास से शुरू होगी फूड चेन, तो ग्रास को खाया फॉक्स थोड़ी खाएगा, रैबिट खाएगा ना। तो आइडियल फूड चेन अगर इसमें से कोई होती तो वो कौन सी होती? सबसे पहले तो ये देखो, ग्रास, घास आती सबसे पहले। घास को कौन खाता? खरगोश। रैबिट, रैबिट को कौन खाता? लोमड़ी खा लेती, मर्जी है उसकी। और लोमड़ी को कौन खाता? सिंह इज किंग। ठीक है, चलो 30, ऊर्जा पिरामिड को डैश में व्यक्त किया जाता है। द एनर्जी ऑफ पिरामिड। पिरामिड नाम सुनते ही पिरामिड शब्द की खोज किसने की थी? चार्ल्स डाल्टन, 1927। 100 बार बता दी मैंने ये बात। बताओ चलो किसमें एक्सप्रेस किया जाता है ऊर्जा पिरामिड को? अच्छा, एनर्जी पिरामिड क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। तो
एनर्जी, कैलोरी, यूनिट एरिया, यूनिट टाइम। आपको पता है ना, एनर्जी पिरामिड को एनर्जी की टर्म में किया जाएगा, तो एनर्जी का क्या होता है, कैलोरी, कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगा के भी हो जाती है ऐसी चीजें, अगर कॉन्सेप्ट पता है पीछे का तो। 31 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। जैव संख्या पिरामिड का मात्रक द्रव्यमान प्रति क्षेत्रफल होता है। द यूनिट ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इज मास पर एरिया। अभी ऊपर क्या देख के आए हो, एनर्जी। जैव भार पिरामिड का मात्रक वैतक प्रति क्षेत्रफल होता है। द यूनिट ऑफ बायोमास पिरामिड इज इंडिविजुअल पर एरिया। जैव ऊर्जा पिरामिड का मात्रक किलोजूल प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष होता है। द यूनिट ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी इज किलोजूल्स पर हेक्टेयर पर ईयर। अब इसे भी बताऊं क्या, अभी तो ये तो देख के आए हो यार, अभी तो ये हो जाएगा सही, ये गलत हो जाएगा। पहले दो ठीक है, और इसका क्या है, एनर्जी का अगर किलो जूल्स में करें एक्सप्रेस तो। अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है ये, सॉरी, इनकरेक्ट ये दोनों होंगे। देखो किलो जूल्स में तो एक्सप्रेस हो जाएगी ना, अगर पर हेक्टेयर में एक्सप्रेस हो रही है तो। अच्छा पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर तो इंडिविजुअल प्लस एरिया होता है। मास कहां से आ गया इसमें, मास नहीं आएगा इसमें। इसमें आपका इंडिविजुअल कितने हैं नंबर, और पर एरिया कितने हैं बस। और बायोमास का क्या होगा, बायोमास का होगा मास पर एरिया। ये दोनों इंटरचेंज्ड हैं, ये इसका होगा ये इसका होगा, ठीक है। चलिए आई एम सॉरी अबाउट दिस, मैंने ये देखा नहीं था। चलिए 32 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रासायनिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और जीवाश्म ईंधन के दहन से मृदा और वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ज्यादा आप यूज करते हो ना केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इट इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। रॉकेट जेट एवं मिसाइल के द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज एमिटेड बाय रॉकेट जेट्स एंड मिसाइल्स। वर्षा, तापमान, आर्द्रता जैसे कारक नाइट्रोजन चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं। फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी डू नॉट अफेक्ट द नाइट्रोजन साइकिल। बताओ मेरे को आंसर सही कौन से हो जाएंगे भाई। करते हैं ना इफेक्ट, नाइट्रोजन साइकिल को करेंगे नहीं ये चीजें इफेक्ट, कैसे क्या हो रहा है नाइट्रोजन साइकिल में, तो उससे इन सब चीजों का तो पड़ेगा ही ना। एबायोटिक कंपोनेंट्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये ध्यान रखना नाइट्रोजन ऑक्साइड रॉकेट जेट्स और मिसाइल्स भी एमिट करते हैं। 33 ये है आपका विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में आपको पूरी प्रक्रिया पूछी हुई है, तो आपको बताना है पहले क्या। ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो और मुझे इसका ऑप्शन बताइए आप, पहले किससे क्या किस में कन्वर्ट होगा। तो इसका आप सही साइकिल, मुझे सही चक्र का चयन करना है हमें, बताइए। देखिए मैं आपको बता देती हूँ पूरा, पहले आप ये क्योंकि समझाऊंगी इसमें, तो ये फटाफट इसका आंसर देख लो। इसका आंसर ये हो गया, नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन गैस। समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनना, जो प्रोसेस है जिससे नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाता है, देखो इनिशियल पॉइंट क्या है नाइट्रेट, देखो पहले एंड पॉइंट देख लो, नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण, पहली चीज। अब डीनाइट्रिफिकेशन कब से स्टार्ट होता है, एक्टिवेट होता है जब डीनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया जैसे कि सूडोमोनास, ये वाटर लॉक्ड और नॉन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस में होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे जल भराव और गैर ऑक्सीकरण स्थितियों में, हिंदी वालों के लिए ये। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया पहले तो नाइट्रेट को नाइट्राइट में तोड़ेगा, फिर नाइट्राइट को नाइट्रिक ऑक्साइड में, फिर उसको नाइट्रस ऑक्साइड में, फिर नाइट्रोजन गैस में। तो नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस, इतना सबसे पहले तो याद रखना, नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस, और बीच में ये प्रोसेसेस हैं, नाइट्राइट बैक्टीरिया तोड़ रहा है, ऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 34 निम्नलिखित में से कौन से नील हरित शैवाल जल भराव और जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लू ग्रीन algae आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। एनाइबीमिया, ग्लोट्रिचिया, क्लेप्सियला और रिवुलेरिया। बताओ, अभी सारे याद हो जाएंगे यहीं से, नहीं भी किसी ने पढ़ा है क्वेश्चन तो। 1, 2 और 4, तो थर्ड नहीं है बस। देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनमें आपका ये होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोल रहा है ये। और ब्लू, देखो एक मिनट, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है
उसमें कुछ तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कुछ जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम आपके ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह भी करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में नॉस्टॉक करता है, एनाबीना करता है, लोसीरिया करता है, ग्लोट्रिचेरा करता है, कैलोथ्रिक्स करता है, रिवुलरिया करता है। अब जो एक क्लेप्सिला है ना, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है जीवाणु, ये आपका बैक्टीरिया है जो करता है, जैसे एजोटोबैक्टर सुना होगा आपने, क्लोस्ट्रिडियम, राइजोबियम, क्लेप्सिला, क्लोरोबियम और रोडोस्पिरिलम। तो ये तो है बैक्टीरिया, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे भी करते हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं, याद रखना ये चीज, फर्क देख लेना। और अगर क्वेश्चन आए कि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया करता है, नहीं, देख लो ब्लू ग्रीन एल्गे और इसकी पूरा परिवार भी कर रहा है। ठीक है, चलो 35 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन लिस्टिंग वीडियो निम्नलिखित में से किन सदस्यों से बनी एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्रदान किया जाता है। ये बोल रहा है कौन इसको अवार्ड करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। इन सबके हेडक्वार्टर बताओ मुझे कहाँ है। ये करते नहीं करते बाद में देखेंगे, सारे करते हैं। कौन कौन सी बीचेस को है, क्या है, ये सब यहाँ नहीं बता सकती हूँ मैं, याद रखना बिल्कुल अच्छे से, बता दी ये बात। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का बहुत ज्यादा क्राइटेरिया होते हैं, 33 क्राइटेरिया होते हैं टोटल, और 1985 में ये स्टार्ट हुआ था, और इसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, वाटर क्वालिटी और पता नहीं क्या क्या। कौन कौन सी बीचेस हैं ये देखोगे खुद से, और इन सब के हेडक्वार्टर बताओ मुझे। आई गए वैसे तो। अक्टूबर 2022 को भारत में निम्नलिखित समुद्र तटों में से किन्हें ब्लू फ्लैग की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस ऑफ इंडिया हैड बीन इंक्लूडेड इन द कोवेटेड लिस्ट ऑफ ब्लू बीचेस इन अक्टूबर 22। अब आपको क्या करना था, आपको ये क्वेश्चन आगे नहीं करना था, आपको यहीं पॉज करके करना था जिन्होंने नहीं किया है। चलो, कोवलम, ईडन, कड़मथ, मिनी गोय, बताओ कौन कौन सी हैं इसमें से। सारी हैं, पता है क्या, अब क्या है कि मिनीकॉय, कड़मठ, इन सबको ब्लू बीचेस में किया है, क्या बोलते हैं आपके ऐड अभी हाल फिलहाल में, और बाकी की अब जो टोटल है ना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इंडिया में ब्लू बीचेस वाले, वो आपकी 12 हो गई हैं टोटल। अब ये कौन कौन सी हैं बता दूं एक बार, ये करोगे कमेंट? बता दूंगी तो करोगे ही नहीं कमेंट। 12 हो गई हैं, चलो इतना बता दिया मैंने, अब करो, मैं बता दूंगी 2 मिनट में। शिवराजपुर, ठीक है, ये सब पडू बिडरी, पर चलो एक बार कर दो, नहीं किसी ने बताया तो मैं इसको पिन कर दूंगी कमेंट को, ठीक है। याद रखना बस पर कि मैडम ने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं। 37 निम्नलिखित स्थलों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया, ठीक है। समन पक्षी अभयारण्य, मैनपुरी, समस्तपुर बर्ड सेंचुरी, रायबरेली, संडी बर्ड सेंचुरी, हरदोई, और सरसई नावर झील, इटावा, बताओ। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इनका एरिया पता होना चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन हमने तो कराया है तो हमें तो नहीं लगेगा डिफिकल्ट। याद करना बहुत जरूरी होता है, तो थोड़ा सा रिवीजन करते चलो ना, तो एक आइडिया लगता रहता है। देखो अब इसका ये वाला आंसर हो गया। समन पक्षी अभयारण्य जो है मैनपुरी में, ये है आपका 52 कुछ वर्ग किलोमीटर, ये तो हमें बताने की जरूरत है ना। ये है आपका 79 पॉइंट समथिंग, ये है आपका 30 पॉइंट समथिंग, और ये आपका है 16 पॉइंट समथिंग। तो अगर मेरे ख्याल से डिसेंडिंग एरिया पूछ रहे हैं ना ये, तो आप कर सकते हो अरेंज, में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ईयर वाले क्वेश्चन अगर बहुत डिफिकल्ट हो याद करने में तो इनको आप छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। और अगर टोटल इंडिया की बात करें तो नॉर्थ से ईस्ट अरेंज करो, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, नॉर्थ से ईस्ट नहीं, नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एरिया सबके ध्यान रखने जरूरी है, लेकिन सबसे छोटा सबसे बड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना। 38 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। उन्नाव में स्थित नवाबगंज पक्षी अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामसार स्थल है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, स्मॉलेस्ट रामसार साइट। बुलंदशहर में स्थित ऊपरी गंगा नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसार स्थल है। मैंने बताया ना, सबसे छोटे और सबसे बड़े वाले तो याद रखने पड़ेंगे। बताओ तो, एक मिनट, ये मेरा पेन पता नहीं कैसे, ये इनमें से कोई नहीं, मतलब दोनों ठीक बातें हैं। नवाबगंज सबसे छोटा, ठीक है, ये पक्का से याद करना। 2.22
2.2 है, मतलब लिटरली इसका एरिया इतना छोटा है ये स्क्वायर किलोमीटर। और बुलंदशहर वाला सबसे बड़ा है, ये 265.9 है स्क्वायर किलोमीटर। 39, निम्नलिखित में से किन राज्यों के रामसर स्थलों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों की संख्या के बराबर है? देखा, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इक्वल टू द रामसर। अब कितने रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में, इसके लिए तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। बताओ, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए। तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश के मिला के 10 बैठते हैं, पता है? मध्य प्रदेश में 4 हैं, उड़ीसा में 6 हैं, तो 6 + 4 = उत्तर प्रदेश के 10। ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। चलो 40, नीचे दी गई आहार श्रृंखला का सही क्रम चुनिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फूड चेन गिवन बिलो। फ्रॉग, इंसेक्ट, स्नेक, हॉक, ऐसे करके आपको सही क्रम चुनना है। ये तो आसान क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इनमें हो जाएंगे सॉल्व ये। 40 का आंसर बताओ मुझे। बी हो जाएगा ना भाई, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, ये तो याद रहेंगे, इसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। 41, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट ऑन द स्टेट लिस्ट? सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, वन, फॉरेस्ट, वन्यजीव, वाइल्ड लाइफ, परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर। बताइए। 41 का बी हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो, स्टेट लिस्ट में आते हैं आपके पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, और ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट वाले हैं, समवर्ती सूची के हैं ये। पॉलिटिकल लिस्टिंग वीडियो देखोगे, उसमें कराए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट वाले, तो अब वो ऐसे भी आ सकते हैं क्योंकि सारे के सारे आपके एनवायरमेंट और सबसे रिलेटेड है ना, मतलब ये एनवायरमेंट वाले पूछ लिए। 42, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गंधयुक्त ईंधनों के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ ओडरस फ्यूल्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन को प्रशीतन उपकरणों से प्राप्त किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन केमिकल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। फ्लाई ऐश को कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांटों से प्राप्त किया जाता है। ये कह रहा है फ्लाई ऐश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट। बताओ क्या होगा आंसर? सारे सही हैं बिल्कुल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इसमें कुछ बताने का तो मेरे ख्याल से है नहीं। आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को कंबशन ऑफ ओडरस फ्यूल्स, फिर उससे एसिड रेन बन जाती है, और मतलब ये गैस है, उसका सोर्स और इफेक्ट है। गैस क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। उसका इसका सोर्स क्या है? ओडरस फ्यूल्स का कंबशन, और इससे फिर इफेक्ट क्या होता है? एसिड रेन हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज कहाँ है? रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स में, प्रशीतन उपकरणों में, और फिर होता क्या है? ओजोन का क्षरण हो जाता है और तापमान में वृद्धि हो जाती है। फ्लाई ऐश कहाँ से? ये सवाल आया था। कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट, कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स, और इसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट बताओ मुझे। एस्थमा और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, याद रखना ये सब चीजें, अस्थमा और प्रतिरक्षा विज्ञानी प्रतिक्रियाएं। ये आपका, ये किससे आया है? वो जो डब्बा कराया है ना आपको, गैस, सोर्स और इफेक्ट का एक डब्बा कराया है आपको मैंने एनवायरमेंट की लिस्टिंग वीडियो में, ये वहां से आया है सवाल। पूछते हो ना आप लोग कहां से सवाल आते हैं, कहां से टेस्ट सीरीज? देखो हम तो टेस्ट सीरीज ही बना रहे हैं अपना लिस्टिंग वीडियो से, पेपर भी बनेगा देखना। चलो, हंस रहे हो नहीं हंस रहे हो? 43, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ड्यू टू द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में वृद्धि के कारण सांस और फेफड़ों की समस्या होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रेस्पिरेटरी लंग प्रॉब्लम्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड में वृद्धि के कारण श्वसन संबंधी रोग होने लगते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं। बताओ जरा, ये भी गैस सोर्स इफेक्ट से आ रहा है। गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है इसमें से। याद रखना ये चीज, कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन होगा फॉसिल फ्यूल्स का, ऊर्जा के उत्पादनों के लिए ईंधन, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, ये सब, और क्या होगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। मोनोऑक्साइड से इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है ये, अधूरा दहन जब होता है, और इससे क्या होता है? रेस्पिरेटरी लंग प्रॉब्लम्स होती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन फर्नेसेस, भट्टियों में ईंधन का जलना, और इससे क्या होगा? इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये सारी गैसेस याद रखना, सारी कवर करा दी गई हैं टेस्ट के माध्यम से। छोड़ के आए ना सवाल, लठ परेड होगी तुम लोगों की, देखो जाओ। 44, निम्नलिखित में से कौन से मीथेन गैस के स्रोत हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज आर सोर्सेज ऑफ मीथेन गैस? तो बताओ।
प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, पशुपालन, चावल के खेत, कोयला खनन, अवशिष्ट पदार्थ। जिसका ये गलत होगा उसकी लठ परेड होगी। 44 का डी है भाई, सारे याद रखना ये। आप जानते हैं मीथेन, मीथेन गैस को क्या बोलते हैं? मीथेन गैस का दूसरा नाम क्या होता है बताइए मुझे कमेंट करके। और मीथेन गैस की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है अर्थ का अगर आए इसके अंदर तो। सोर्स क्या है? नेचुरल गैस, एनिमल हस्बेंड्री, राइस फील्ड, कोल माइनिंग। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना सारे। 45 वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित भारत के मिश्रित विश्व विरासत स्थलों का चयन करें। कौन सा? मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। बताओ। कंचनजंगा, रुद्रेश्वर, कचकरण, ग्रेट हिमालय। कौन सा इसमें से मिक्स वाली कैटेगरी का है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये मिक्स कैटेगरी के हैं। देखो मेरी बात, मिक्स कौन कौन सी हैं? एक तो कंचनजंगा है, रुद्रेश्वर टेम्पल, रमप्पा टेम्पल पालमपेट वरंगल में, रन ऑफ कच्छ गुजरात का, और नेचुरल जो हैं इनको भी सेम मिनिस्ट्री ही देख रही है, ये बात भी याद रखना। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल कैटेगरी में आता है। ये याद करने ही पड़ेंगे। अगर इस लॉजिक से जाएंगे कि कंचनजंगा भी नेचुरल होना चाहिए तो कंचनजंगा नहीं होना चाहिए इसमें, लेकिन ये मिक्स्ड कैटेगरी में आता है। तो ये एक बार टेबल देख के जाना, टेबल ऑलरेडी दी जा चुकी है। टेस्ट सीरीज अब ले लो चाहे, इसका बेसिक वाला मटेरियल पूरा दिया जा चुका है, इसमें ये नहीं कह सकते आपने तो लेट दिया था। 46 भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित नहीं है? अब अलग अलग मंत्रालय अलग अलग को देख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा है ग्रेट हिमालयन जो नेचुरल वाले हैं इनको भी यही देख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज? केवलादेव और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, सुंदरबन। बताओ। बी। इसको कौन देख रहा है फिर? बताओ कौन देख रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज देख रही है इसको, रेलवे मिनिस्ट्री। अब मेरी बात सुनो, काजीरंगा सुनो, हाँ, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री देख रही है वो है काजीरंगा, केवलाडो, मानस और सुंदरबन, नंदा देवी भी, वेस्टर्न घाट्स। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देख रही है वो है आपका विक्टोरिया टर्मिनस, जो ये है। जब पहले उसको विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तो याद रखना। सारे बता दिए। 47 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन नेशनल पार्क है, इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क। भारत का सबसे छोटा हेमिस नेशनल पार्क है। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ओशियानिक नेशनल पार्क गुजरात। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला देश राज्य मध्य प्रदेश। स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स एमपी। बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ सही है। देखो क्यों, रीजन ये है कि भारत का सबसे बड़ा, कंट्रीज लार्जेस्ट हेमिस है, साउथ बटन नहीं हो सकता, ये हेमिस। सबसे छोटा साउथ बटन है, बटन मतलब छोटा सा, तो सबसे छोटा है, ऐसे याद कर लो। ओशियानिक कच्छ है, कच्छ है ये गुजरात, मतलब कच्छ, जिसे नहीं पता हो, और जिसे नहीं पता बस उसने वीडियो नहीं देखी है। 2 घंटे की वीडियो नहीं बनी है एनवायरमेंट लिस्टिंग की, मतलब जितना हो सकता है मैंने उतनी छोटी बनाने की कोशिश करी जिसमें सब कुछ कवर हो जाए। नहीं देखी है ना, खैर समझ लो अपनी। और मध्य प्रदेश में कितने? 11, वो भी बताया था, नोट करके दिया हुआ है, अगर ऐसे आए तो 11, नहीं तो 12वां ये है, सब बता रखा है। 48 नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जम्मू कश्मीर में स्थित दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, दाचिंगम नेशनल पार्क फेमस फॉर हंगुल। बिहार में स्थित विक्रमशिला किसके लिए? रिवराइन डॉल्फिन्स के लिए। और तेलंगाना में स्थित केलामरू बर्ड सेंचुरी है, ये किसके लिए? पेलिकन्स और सी बर्ड्स के लिए, पेलिकन्स और समुद्री पक्षियों के लिए। बताओ कौन सा सही है? फर्स्ट और सेकंड सही है बिल्कुल। अब देखो तीसरा क्यों गलत है। ये जो है ना आपका कैलामेरू बर्ड सेंचुरी, ये पेलिकन्स और इसके लिए ही फेमस है, लेकिन ये तेलंगाना में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये बिल्कुल ठीक है, बढ़िया सवाल। 49 नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेट्रोफा के बीजों से जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। बायोफ्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ जेट्रोफा। एंडोसल्फान एक प्रकार का कृंतकनाशी होता है, मतलब रोडेंटिसाइड होता है ये। और चमगादड़ प्रकृति का रडार कहा जाता है। बैट्स आर कॉल्ड रडार ऑफ नेचर। आंसर प्लीज, आंसर शुड बी राइट ऑल्सो। ये रहा आपका, बच्चा भी बता देगा एंडोसल्फान क्या है। एंडोसल्फान इंसेक्टिसाइड है एक तरह का, रोडेंटिसाइड नहीं है। इसी की वजह से वल्चर्स की बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी, ये तो था वो ड्रग। चलो
50। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? पश्चिम बंगाल सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, झारखंड मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, उड़ीसा मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व और छत्तीसगढ़ बेतामी एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व कराए हैं नहीं कराए हैं? मैम आपने कराए, हमने देखे नहीं है। आंसर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उड़ीसा में है मयूरभंज और बेतामी। मयूरभंज प्लस बेतामी दोनों उड़ीसा में हैं। छत्तीसगढ़ के देख लो कौन से हैं। छत्तीसगढ़ के हैं आपके लेमरू, लेमरू प्लस बड़लखोल तमोर पिंगला। वेस्ट बंगाल के आपके मयूर झरना, ये आपका वेस्ट बंगाल का है। और सिंहभूम मतलब इसी से अंदाजा लगा लेते झारखंड का होगा ना सिंहभूम, तो बस ये लेमरू है, समझ में नहीं आ रहा पर कोई बात नहीं, भाव समझ गए ना। 51 शगुन का सवाल, नीचे दिए गए निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। एक्सक्यूज मी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। भारत में वनों के विस्तार की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है। मतलब अगर एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। वर्ष 1982 में पहली बार राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को जारी किया गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1982 द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान हैज बीन इशूड। तमिलनाडु में स्थित अनामलाई वन्य अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। अनामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज नोन एज टॉप स्लिप। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 51 का? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सेकंड और थर्ड आपके सही हैं। देखिए अगर बात करें टर्म ऑफ एक्सटेंट की, कि विस्तार की दृष्टि से अगर देखें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का जो विस्तार है वो सबसे अधिक है। मतलब कि कौन से हो गए वाले फॉरेस्ट? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिनको दूसरा नाम क्या होता है ड्राई डेसिडुअस का, मतलब इसको हटा दो आप, सिर्फ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है ये मैक्सिमम है। बाकी ये दोनों बिल्कुल ठीक है। टॉप स्लिप याद रखिएगा ये नाम, और 1982 ईयर याद रखिएगा। 52 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत की सबसे उत्तरी रामसार स्थल नदरन मोस्ट रामसार साइट वूलर लेक, और सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट रुद्रसागर झील, और पश्चिमी वेस्टर्न मोस्ट नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, फिर आपका सबसे दक्षिणी सदर्न मोस्ट अष्टमुड़ी लेक। तो आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। यही वाले सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ही सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गलत है इसमें बी। देखो ये ईस्टर्न मोस्ट पूछ रहा है, इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट। ईस्टर्न मोस्ट रुद्रसागर थोड़ी हो जाएगी। ईस्टर्न मोस्ट आपकी लोकटक लेक। कहाँ पे लोकटक लेक लोकेटेड जानते हैं ना आप? तो ये आपका लोकटक है ईस्टर्न मोस्ट, नॉट रुद्रसागर। ये बिल्कुल ठीक है। वूलर नदरन मोस्ट है, वेस्टर्न मोस्ट आपकी नाल सरोवर है, और सदर्न मोस्ट अष्टमुडी लेक है। तो ये वाली चीजें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 53 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं? विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स कम अंडर द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? बांडीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी, अंशी और कुद्रेमुख। बताइए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से आएंगे? पहला और दूसरा आएगा। देखिए अंशी और ये नहीं आएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए दो ही नेशनल पार्क्स हैं जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। ऐसा मत सोचना कई सारे आते हैं। बांदीपुर आता है और नागरहोल, राजीव गांधी जिसको बोलते हैं, वो आता है। ठीक है, ये मतलब ये और ये नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ए हो जाएगा इसका आंसर। 54 देखेंगे हम। निम्नलिखित राज्यों को उनमें मौजूद मध्यम सघन वन के क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का क्वेश्चन है। इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया ऑफ मीडियम डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट हियर। ओके, इन स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो रिपोर्ट पढ़ी है तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो 54 का आंसर इसमें सी हो जाएगा। अलग से रिपोर्ट पढ़ सकते हैं आप, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये आपसे बोल रहा है मध्यम सघन वन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट। आंध्र प्रदेश में आपके 0 to 213 हैं, गुजरात में आपके 0 to 169 हैं, और महाराष्ट्र में 90, उड़ीसा में 81 से 94, वेस्ट बंगाल में 994 से 692, और एक आप अंडमान एंड निकोबार का देख सकते हैं, वहां पे काफी हैं 399। ठीक है, तो ये वाली चीज आप देख सकते हैं। मतलब वेरी डेंस और मीडियम डेंस, समझ गए ना। उसमें 0 है
और 213, इसमें अगर देखें तो जैसे पश्चिम बंगाल है तो इसमें 994 हैं आपके मध्यम सघन वन, ठीक है। और बात करें अगर डेंस फॉरेस्ट, मीडियम वेरी डेंस हो गया, और मीडियम डेंस देखें तो 168, ठीक है। एरिया है ये बेसिकली। तो इसमें आपको डायरेक्टली ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। देखिए टॉप वाले देख लीजिए कि टॉप मीडियम डेंस कौन से हैं, टॉप वाले देख लीजिए वेरी डेंस कौन से हैं, मैनग्रोव कवर किस में सबसे ज्यादा है, ये इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो 55, उस सही क्रम का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों में मैनग्रोव आवरण के क्षेत्रफल के घटते क्रम को दर्शाता है, ठीक है। मैनग्रोव कवर की बात कर रहा है, तो वही अगर आपको टॉप याद है तो आप उस हिसाब से आराम से कर लेंगे। तो अगर मैनग्रोव कवर की बात करें तो मैनग्रोव कवर 9 स्टेट्स में है और आपकी 3 यूटीज में है। तो एक तो टोटल ये याद कर लो। दूसरा ये याद कर लो, हाईएस्ट से लोएस्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आंसर इसका वैसे पहले देख लो, बी हो जाएगा। इन वाले क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है, आपको टॉप वाले याद होने चाहिए, तो तभी इन वाले सवालों को आप हल अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। चलो 56, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसमें आपका कुल मैनग्रोव आवरण, टोटल मैनग्रोव कवर, मैनग्रोव आवरण की में 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ऐसे बोल रहे हैं। और 2019 की तुलना में केवल गोवा में मैनग्रोव की कमी आई है, डिक्रीज इन ओनली गोवा। और पश्चिम बंगाल में केवल दक्षिण 24 परगना जिले में देश का 41.74% मैनग्रोव आवरण मौजूद है। ओनली साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज 41.74% मैनग्रोव कवर ऑफ द कंट्री। आपको गलत बताना है, तो आप बताइए 56 का क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सी हो जाएगा इसका आंसर। सुनिए आप बात मेरी, डिक्रीज मैनग्रोव में सिर्फ गुजरात में आया। देखिए ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। गोवा में नहीं आया, सिर्फ गुजरात में आया, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे देख लीजिए आप, टोटल आपको 100% पता होना चाहिए, और कितनी कमी आई ये पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको जरूरी है पता होनी, और टोटल कितनी स्टेट्स में है मैनग्रोव्स, और मैनग्रोव पे सवाल ज्यादा आने की चांसेस हैं। चलिए 57 देख लीजिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट सेम 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में वन आवरण की प्रतिशत सबसे कम है। बोल रहा है परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर लोएस्ट कहां पे है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा इसका। टॉप वाले याद रखने हैं सेम, तो सबसे कम देखोगे ना अगर, तो ये है आपका मतलब प्रतिशत सबसे कम है, तो सबसे कम आपका ए नागालैंड में है, तो इन सब में से नागालैंड सबसे कम है, ठीक है। अगर टॉप 5 स्टेट्स देखें ना तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मिजोरम में है सबसे ज्यादा, फिर आपका अरुणाचल में है, फिर मेघालय में है, फिर मणिपुर में है, और फिर नागालैंड है, तो नागालैंड सबसे कम है। तो ये जितनी भी स्टेट्स है ना आपकी नॉर्थ ईस्टर्न वाली, इसमें से अगर देखें तो सबसे ज्यादा मिजोरम में है, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। मिजोरम। चलो 58, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में वर्ष 2008 के दौरान विश्व के पहले बाघ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। द फर्स्ट सेव द टाइगर कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर 2008। और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय वनस्पतियों के लिए रेड डेटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। द रेड डेटा बुक ऑफ इंडिया फ्लोरा इज पब्लिश बाय बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बताइए आप इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से। 58 का आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ पहला। देखिए क्यों, जो रेड डेटा बुक है ना वो वाला ठीक हो गया। रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और पहली सेव द टाइगर कॉन्फ्रेंस जो दुनिया की हुई थी ऑर्गेनाइज, वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुई थी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको ईयर इसमें गलत दिया हुआ है। ये आपका ईयर है 2010। 59, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डॉक्टर वोलकर की सिफारिश पर भारत की पहली वन नीति 1894 में तैयार की गई थी। इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 12 मई 1952 को तैयार की गई थी। द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रिपेयर्ड ऑन May 12, 1952। 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग का गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। 2003 में फरवरी में नोटिफिकेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट कमीशन वाज इशूड। कौन सा पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सारी बातें एकदम ठीक है, ठीक है,
याद रखनी है आपको चीजें। डॉक्टर वोलकर फर्स्ट पॉलिसी 1894, नेशनल फॉरेस्ट, देखिए ये पहली है टोटल इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की 52 में आई, और फॉरेस्ट कमीशन 2003 में आया। तीनों याद रखना, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है ऐसे सवाल। ठीक है जी, चलिए 60, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, बेसल कन्वेंशन, बेसल स्विट्जरलैंड, और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जेनीवा स्विट्जरलैंड। करेक्ट ऑप्शन बताओ। हेडक्वार्टर पूछ रहा है ये, मुख्यालय। तो पहला दूसरा ठीक है, तीसरा क्यों गलत है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? ये कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में है। और देखिए आपको, आप जानते हैं ये सबसे पुराना है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, 1922 का है ये। ऐसा लगता है ना कि बर्ड्स वगैरह पे ध्यान तो बाद में दिया जाना स्टार्ट हुआ होगा, पहले वाइल्ड लाइफ पे हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और इनके भी देख लो एक बार, एस्टेब्लिशमेंट भी देख लो। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का क्या है? 1961। इसका वो पांडा है ना मैस्कॉट, आपने देखा हो तो ये मैस्कॉट भी देख लेना एक बार। बेसल का है 1989 और ये 1992। तो मैंने इसलिए बताया कि आपको क्रोनोलॉजी वाला कभी क्वेश्चन आया और उसमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल दिया हो तो याद रखना है सबसे पहला है, बाई चांस नहीं प्रिपेयर्ड हो चीजें तो ऐसे कई बार लग जाते हैं सवाल। ठीक, तो 61 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन शीर्ष 4 राज्यों में से नहीं है जिन्होंने हाल के अपडेट के अनुसार वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग द टॉप 4 स्टेट्स दैट हैव रजिस्टर्ड द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एज पर द रीसेंट अपडेट्स? आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा। बताओ। 61 का हो जाएगा बी, झारखंड। बाकी सबने की है, मतलब द 4 टॉप 5 इंक्रीज, टोटल इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में हुआ है 1540 स्क्वायर किलोमीटर, एक तो ये बात है। और टॉप 5 है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड। ठीक है, तो 4 में से नहीं है ना, लेकिन 5 में है, याद रखना। 110 स्क्वायर किलोमीटर का दर्ज किया है वृद्धि, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है भाई। 62, हाल के आंकड़ों के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। संघ शासित प्रदेशों के संदर्भ में, यूटीज के टर्म्स में पूछ रहा है ये। सबसे अधिक वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल पुडुचेरी है, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्री कवर। सबसे कम वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल लद्दाख है, लोएस्ट एरिया ऑफ ट्री कवर। सबसे अधिक झाड़ियों का क्षेत्रफल जम्मू कश्मीर, मैक्सिमम एरिया ऑफ बुशेस। और सबसे अधिक वन आवरण, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, जम्मू कश्मीर। और सबसे कम वन आवरण एरिया चंडीगढ़, फॉरेस्ट कवर सबसे कम। और करेक्ट बताना है कौन सा। तो सी सही है बिल्कुल, 3rd, 4th और 5th, मतलब कि ये ठीक है हमारा, ये ठीक है और ये ठीक है। सबसे अधिक मैक्सिमम ट्री कवर आप जानते हैं किसका है स्क्वायर किलोमीटर में? जम्मू कश्मीर का। केंद्र शासित प्रदेश देख रहा है, याद रखना, स्टेट नहीं है। और लोएस्ट ट्री कवर कहाँ पे है? लद्दाख में नहीं है, दिस इज इन लक्षद्वीप। ये ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो ये 1-2 पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने हैं। चलो 63, ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 कौन सा है ये? दिस इज एनर्जी स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जैव विद्युत, बायोमास एवं अपशिष्ट से ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ बायो पावर, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। बी महाराष्ट्र है। देख लो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डेटा में अगर देखें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? बगासे को जनरेशन से बायोमास पावर जो होता है, और बायोमास कौन सा हो गया आपका? विदाउट बगास। और एनर्जी ऑफ वेस्ट, तो इसमें टॉप पे देखना, 1 मिनट, महाराष्ट्र है टॉप पे, फिर आपका महाराष्ट्र के बाद आता है यूपी, फिर आपका आता है कर्नाटक, और फिर आपका आता है तमिलनाडु। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र तो यहाँ दिया नहीं हुआ, तो यूपी हो जाएगा आंसर। सॉरी महाराष्ट्र दिया हुआ है, हाँ, तो महाराष्ट्र और फिर यूपी, तो यूपी भी ध्यान रखना। 64, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कोयले की स्थापित क्षमता के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कोल। ताप विद्युत की स्थापित क्षमता के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, और थर्मल पावर में भी महाराष्ट्र बोल रहा है ये। गुजरात कुल ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर, पनबिजली से उत्पन्न ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में पहले स्थान पर है। गुजरात पहले में है किसमें? टोटल एनर्जी के फॉर्म में, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो बताना है आपको क्या है सही इसका आंसर। तो पहला और दूसरा आपका ठीक है,
महाराष्ट्र ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र ठीक है, गुजरात नहीं है इसका आंसर। देख लो पहले तो अच्छा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सेकंड है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कोल के, ठीक है याद रखना। महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़, ऐसे याद कर लो। रुक जाओ, महाराष्ट्र तो हो ही गया, फिर आपका है यूपी और फिर है आपका छत्तीसगढ़। तो टॉप 3 यहाँ पे याद हो गए तुम लोगों के। ताप विद्युत के बता देती हूँ, इसमें हो जाएगा आपका महाराष्ट्र सेम, महाराष्ट्र पहला फिर यूपी और फिर छत्तीसगढ़। तो 2 तो ये ऐसे याद कर लो। तीसरे में महाराष्ट्र तो है पहले में, डन। गुजरात है दूसरे पे, ओके। तमिलनाडु है तीसरे पे और उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं एक बार, टोटल की बात करें तो यूपी 4th पे है, तो टॉप में है यूपी इस वाले में। तो ये गुजरात नहीं है, इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। तीनों के महाराष्ट्र मतलब आंसर फर्स्ट, और पहले 2 के देख लो एक बार। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। नवीनतम ऊर्जा डेटा, लेटेस्ट एनर्जी डेटा बोल रही है। अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की स्थापित क्षमता की दृष्टि से शीर्ष 2 राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। टॉप 2 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता की दृष्टि से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड पावर, तमिलनाडु, गुजरात। और डीजल की स्थापित क्षमता की दृष्टि से टॉप 2 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ डीजल, तमिलनाडु एंड केरला। गलत पूछ रहा है, कौन सा है? पहला गलत है, देख लीजिए ध्यान से। ये पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। सबसे पहली चीज तो ये, तो एनर्जी डेटा स्टैटिक्स की बात करें तो जो टॉप एनर्जी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो वेस्ट से आ रही है, अपशिष्ट से जो आ रही है, उसमें आपके टॉप मोस्ट पे हैं दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पे आपका दिल्ली है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना। ये तो ठीक ही लिखा है ना, 3 तो ठीक ही लिखे हो गए, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश भी है। खैर, विंड पावर में सबसे पहला तमिलनाडु, फिर गुजरात है, और अगर मैं फिर आपको बताऊं तो कर्नाटक और महाराष्ट्र है। फिर डीजल वाला बताऊं अगर, तो डीजल वाला तमिलनाडु, केरला, फर्स्ट 2, एंड देन थर्ड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ऐसे याद कर लो। तो इसमें दिल्ली है वेस्ट से, टॉप वाले याद रखो, वैसे बात बन जाएगी। 66 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022, ये एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डेटा है। विश्व स्तर पर भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से 4थे स्थान पर है, रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पे इंडिया। और विश्व स्तर पे भारत पवन ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से 6ठे पे है, विंड एनर्जी कैपेसिटी। और विश्व स्तर पे भारत सौर ऊर्जा की दृष्टि से 5वें पे है, सोलर एनर्जी में, सोलर पावर कैपेसिटी में। और विश्व स्तर पे भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता से दृष्टि से 10वें पे है, परमाणु ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी से। इनकरेक्ट बताओ कौन सा है? थोड़े से इसलिए कवर करवाए जा रहे हैं जिससे यहाँ पे मैक्सिमम चीजें याद कराई जा सके, ऐसे वाले क्वेश्चंस। देखो, इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी का वर्ल्ड में, आफ्टर चाइना एंड अमेरिका। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले तो याद रख लो। फिर आपका रेन्यूएबल एनर्जी में इंडिया 4थे पे है, याद रहेगा, ये ठीक बात दी हुई है। ग्लोबली सोलर पावर कैपेसिटी में इंडिया 5th पे है, वो भी ठीक दिया हुआ है। फिर आपका जो 10th में है वो न्यूक्लियर पावर एनर्जी में है। तो ये वाली चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इनकरेक्ट आपका केवल हो गया 65 का, सिर्फ बी वाला इनकरेक्ट हो गया, बस इतना ध्यान रखना है आपको। बाकी इंडिया जो है इसमें आपका रेन्यूएबल एनर्जी में भी और विंड एनर्जी में भी, टोटल में मैंने बता दिया टॉप 3 में है। और इसमें कौन से स्थान पे है? विंड एनर्जी में, विंड एनर्जी प्लस रेन्यूएबल एनर्जी दोनों में 4th पे है। तो 6th नहीं, ये दोनों का सेम है, 4th पे है, ओके। 67 भारत द्वारा COP26 में की गई निम्नलिखित घोषणा, ये तो फेवरेट क्वेश्चन, तो आना ही आना है। COP26 का डिक्लेरेशन सारे सेम सेम लगेंगे, बताओ जरा मुझे। 2030 तक सारा तो खेल यहीं पे होएगा इन वाले टर्म्स में भाई। 2030 तक 1000 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना, 1000 गीगावाट नॉन फॉसिल। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय ऊर्जा से करना, जो भी हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से करना। और अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना, 1 बिलियन टन। आप बताओ मुझे, वैसे देख के तो सारे आपको याद होने चाहिए, फिर सही वाला बता देंगे आपको। 67 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
गलत कौन सा आपका? पहला गलत है। देखो क्यों है पहला गलत। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिक्लेरेशंस करे 26वें सेशन पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के, कहाँ पे? ग्लासगो में। ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया का एक तो टारगेट ये है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल, 500, 1000 नहीं, 500। तो एक तो 500 2030 फॉसिल, नॉन फॉसिल, ऐसे याद करना, फॉसिल नहीं नॉन फॉसिल। फिर आपका 1 बिलियन वाला ठीक है एकदम। नेट जीरो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस साल में सबसे ज्यादा खेल करेगा वो तुम्हारे साथ, 2070 याद रखना। कार्बन इंटेंसिटी का इकोनॉमी पर उत्सर्जन 45% 2030 तक 2005 के लेवल्स पे, एक ये ऐड कर लो। 50% वाला ठीक हो गया। 2005 के स्तर से 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% की कमी करना। तो एक 45% वाला भी ध्यान रखना है इसमें, इसका भी सोचो 50% या ऐसे ऐसे वाले हैं, तो 45% भी याद रखना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखो इसे। 68 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 22 मार्च विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। और 11 दिसंबर विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। 11 दिसंबर। बताओ 68 का आंसर क्या हो जाएगा? सी है 68 का आंसर, सही है। 2 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 22 अप्रैल, 22 मई, 11 दिसंबर, और एक और देख लो 14 नवंबर। ये आपका होता है वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, याद रखना। वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन, चिल्ड्रंस डे के अलावा, ठीक है। 69 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। भारत का कुल बांस आच्छादित क्षेत्र 15 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है, टोटल बैम्बू बेयरिंग एरिया। 2019 की तुलना में देश में कुल बांस आच्छादित क्षेत्र में 1.06 मिलियन हेक्टेयर की कमी आई है। देयर हैज बीन अ डिक्रीज ऑफ 1.06 मिलियन हेक्टेयर्स इन द टोटल बैम्बू बेयरिंग एरिया इन द कंट्री एज कंपेयर टू 2019। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बांस आच्छादित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट बैम्बू बेयरिंग एरिया। अरुणाचल प्रदेश में बांस आच्छादित क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ हुआ है बैम्बू बेयरिंग एरिया का? अरुणाचल प्रदेश में। बताओ मुझे। 69 का आंसर गलत बोल रहा है, डी है गलत। तो अब एक चीज याद रखना, टोटल बैम्बू बेयरिंग एरिया आपका है 149443, वही 15 मिलियन होने का पूरा आसार है। डिक्रीज हुआ है 1.06 मिलियन का 2019 के कंपैरिजन में। मैक्सिमम से मिनिमम देख लो, मैक्सिमम है एमपी, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है? मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है मिजोरम में, और मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश में, तो मिजोरम हाईएस्ट है। फिर अरुणाचल प्रदेश है। 70 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मैनग्रोव दिवस, इंटरनेशनल मैनग्रोव डे। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 21 सितंबर विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे। 26 जुलाई शून्य उत्सर्जन दिवस, जीरो एमिशंस डे। बताओ, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब याद रख करके चलो। अच्छा, इसमें सबसे कम जो हुआ है ना, एक पॉइंट और देख लो, इसमें मैक्सिमम डिक्रीज मध्य प्रदेश में हुआ है और महाराष्ट्र में, ठीक है। डिक्रीज है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, ठीक है बात, लेकिन सबसे ज्यादा डिक्रीज जो देखा गया वो भी मध्य प्रदेश में देखा गया है, और फिर महाराष्ट्र में, ठीक है। चलो ये बता दो, 3 मार्च 21 सितंबर 26 जुलाई कौन सा सही है? तो 70 का कौन सा हो गया? बी सही है बिल्कुल। 3 मार्च को होता है आपका विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब देख लो ये कब कब कौन सा होता है। 5 दिसंबर को आपका होता है सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे, तो ये हो जाएगा आपका 5 दिसंबर, सॉइल लिख लो यहाँ पे। फिर 21 सितंबर है आपका जीरो एमिशंस, ये, और आपका 26 जुलाई है मैनग्रोव, ये इसका है, और 5 जून तो आपको पता ही होगा। 5 जून पता है नहीं पता है? चलो 71 देख लो। तमिलनाडु ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य के 2 जिलों में लगभग 11,806 हेक्टेयर भूमि में फैले हुए कुड्डूवूर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। उन 2 जिलों के नाम बताइए। कडुवीर स्लेंडर लॉरिस सैंक्चुरी, और 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है ये, इसका लैंड
और आपको बताना है वो डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं तमिलनाडु की, बताइए। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। करूर और डिंडीगुल, पता है आपको तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, इसमें कोई लॉजिक कुछ नहीं काम करेगा। और बस ये याद रखिएगा कहाँ पे है ये तमिलनाडु। एज अलग से भी एक फैक्ट की तौर पे याद कर लीजिए कि कडुवीर सेंट्रल लॉरेस्ट सैंक्चुरी कहाँ पे है, बस छुट्टी। 72 नीचे दिए गए, ये गड़बड़ हो जाती है पता नहीं कैसे, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती की स्थापना को मंजूरी दी गई है। बताइए आंसर। 72, तो बी ठीक है एकदम। देखिए पहला क्यों गलत हुआ, पहला इसलिए गलत हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेटअप करने का किया है नाइट स्काई सेंचुरी, अंडमान एंड निकोबार में नहीं है ये आपका लद्दाख में है। दिस इज नॉट इन अंडमान, दिस इज राइट। ये आपको कराया भी है लिस्टिंग वीडियो में। 73 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मृतजीवी जैव अपघटक मृत जानवरों या पौधों से आवश्यक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। सैप्रोफाइट बायोडिकम्पोजर्स जो होते हैं, दे आर हेल्पफुल इन एक्सक्रीटिंग एसेंशियल सब्सटेंसेस फ्रॉम डेड एनिमल्स और प्लांट्स। कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक दोनों घटकों में पाया जाता है। कार्बन जो है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फास्फोरस चक्र में वायुमंडल की भूमिका नगण्य है क्योंकि जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का कोई आदान प्रदान नहीं होता। The role of atmosphere in the phosphorus cycle is negligible because there is no exchange of phosphorus between organisms and the environment. Answer. सभी सही हैं बिल्कुल, और आप सेकंड लाइन पे बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। गलत होने का इसका ज्यादा चांस है, जिसको आता है ठीक है, मतलब एक वो है ये। आप कार्बन दोनों में मिलता है, एटमॉस्फेयर में फास्फोरस साइकिल का रोल कम है क्योंकि एक्सचेंज नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात, कार्बन का एक्सचेंज होता है, याद रखिएगा। चलिए 74 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। ड्रोसेरा और ब्लैडर वॉट जैसे पौधे मुख्य रूप से उन जगहों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। प्लांट्स सच एज ड्रोसेरा एंड ब्लैडर वॉट दे मेनली ग्रो एट प्लेसेस वेयर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इज फाउंड। सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन और तापमान इत्यादि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को सीमित करते हैं। सनलाइट, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, दे आर द लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ सम एक्वेटिक इकोसिस्टम। बताइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और दोनों बातें बिल्कुल इसकी ठीक हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, याद रखिएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एक्चुअली ये इसलिए कंज्यूम करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को, उन्हीं से ये अपना नाइट्रोजन पूरा करते हैं। पिचर प्लांट, ब्लैडरवॉट, ड्रोसेरा, ये सब इंसेक्टिवोरस हैं। और लिमिटिंग फैक्टर्स नहीं तो बता देंगे आप। 75 नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिकांश कोयला खदानों में मीथेन और वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, इसलिए गैस को फायर डैम्प भी कहा जाता है। इस गैस को, कौन सी गैस को? मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड एयर कोल माइंस में फियर्स एक्सप्लोजन करती है, तो इसलिए उसको फायर डैम्प कहते हैं। और आपका कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट, प्रोफेनोफोस और ट्राइजोफोस, ये जो हैं रसायन, इनका इस्तेमाल कृषि में कृतंकनाशी रोडेंटिसाइड्स के रूप में किया जाता है। बताएंगे आप मुझे कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पहला ठीक है। देखिए ये जो केमिकल्स है ना, ये पेस्टिसाइड हैं भाई, रोडेंटिसाइड नहीं है, दे नॉट रोडेंटिसाइड। एक तो फायर डैम्प, हाँ याद रखना, वैसे तो पता होगा। और दूसरा आपका जो ये केमिकल्स हैं, दीज आर द पेस्टिसाइड्स, पीड़कनाशी हैं ये, नॉट कृतंकनाशी, नॉट रोडेंटिसाइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट पूछा। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। एज कंपेयर टू द लास्ट असेसमेंट, कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री हैज इंक्रीज्ड। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कार्बन स्टॉक है। मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट कार्बन स्टॉक एज पर द रीसेंट डेटा। हाल के आंकड़ों के अनुसार जम्मू और कश्मीर में प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक सबसे अधिक है। जम्मू कश्मीर हैज द हाईएस्ट पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक। हाल के आंकड़ों के अनुसार उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में सबसे अधिक कार्बन स्टॉक है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में हाईएस्ट कार्बन स्टॉक प्रेजेंट है एज पर द रीसेंट डेटा। बताइए गलत कौन सा है?
बी गलत है। देखिए, जो आपका टोटल कार्बन स्टॉक है कंट्री का, पहली चीज तो ये आपका 7204 मिलियन टन है, तो ठीक हो गया। ये पहला वाला 79.4 करीब हो गया ना ये। अब कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर आपका छत्तीसगढ़ में, फिर महाराष्ट्र में। पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में है, सेकंड हिमाचल प्रदेश में, फिर सिक्किम में। और कार्बन स्टॉक अगर वनों की बात करें, टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करें, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में सबसे ज्यादा है, उसके बाद है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में, जो है आपके उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उसके बाद है आपके ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, जो है आपके उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तो याद रखना, टॉप वाले याद रखो बस, इसका टॉप अरुणाचल प्रदेश है तो इसलिए गलत है, बस बाकी चीजें ठीक है। 77 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कवक तथा शैवाल से मिलकर बनने वाला पादप समूह को लाइकेन कहा जाता है। द प्लांट्स ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ फंजाई एंड algae इज कॉल्ड लाइकेन। डीजल इंजन मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रदूषकों कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का उत्सर्जन करते हैं। दे एमिट 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। डीजल के उच्च तापीय दहन से नाइट्रोजन के ऑक्साइडों प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहां से ऑब्टेन होते हैं? फ्रॉम इन अबंडेंस फ्रॉम द हाई थर्मल कंबशन ऑफ डीजल। इनकरेक्ट पूछ रहा है, बताओ। सारे सही हैं बिल्कुल, आप जानते हो। फंजाई, एल्गे, लाइकेन, डीजल इंजन, देखो 4 तरह के पोल्यूटेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है इस पे, याद कर लो इन्हें। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। 78 निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों को देखा, आगे ना दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें टाइगर रिजर्व्स को, इसलिए सारी चीजें जरूरी हैं। ये परम्बिकुलम होगा पी, कोई नहीं, चलो बताओ मुझे आंसर, अरेंज कर दो मतलब फट से। सी हो गया इसका, पेरियार, परम्बिकुलम, सत्यमंगलम और नागरहोल। क्यों? पेरियार कहाँ है? केरला, परम्बिकुलम भी केरला, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, साउथ से नॉर्थ बोल रहे हैं ना, ये हो गया इसका। चलो हाँ जी, 79 देख लो अब। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों को पूर्व से पश्चिम, मैंने बताया फेवरेट क्वेश्चन है ये। टाइगर रिजर्व्स को ईस्ट से वेस्ट करो। बेतला, बांधवगढ़, वन विहार और डायनासोर फॉसिल्स, इनको करना है आपको। कैसे अरेंजमेंट है, स्टेट पता है तो हो जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इन्हीं क्वेश्चंस की कराई जाती है आपको। ए हो जाएगा आंसर। देखो, तो पहले तो नेशनल पार्क्स हैं ये, तो फिर आपका पहले डायनासोर, फिर वन विहार, फिर बांधवगढ़, फिर बेतला। डायनासोर मध्य प्रदेश, वन विहार मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और फिर बेतला आपका झारखंड। ये लोकेशन मैप में पता होनी चाहिए, तब होंगे ये वाले सवाल। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत बताना है आपको। भारत में पहाड़ी जिलों की कुल संख्या 140 है। टोटल नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट्स 140। जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ी जिलों की कुल संख्या सबसे ज्यादा है। टोटल नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट्स कहां पे सबसे ज्यादा है? जम्मू कश्मीर में। भारत में आदिवासी जिलों की कुल संख्या 2018 है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स और राज्यों की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। आंसर डी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भी हो जाएंगे ऐसे सवाल। तो नंबर ऑफ ट्राइब सबसे ज्यादा कहाँ पे है? एमपी में। तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स भी वहीं पे हैं, 218 हैं। मध्य प्रदेश में 24 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इसका आंसर क्या है? एमपी आपका 24। और ये देख लो 140। आदिवासी जिले टोटल 218 हैं और हिल डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में है, 22 टोटल। 81 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारतीय मानक संस्थान वर्ष 1947 को अस्तित्व में आया था। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की स्थापना 1982 1982। भारतीय मानक संस्था इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किए जाने का निशान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किए जाने वाला प्रमुख मानक चिन्ह है। और एगमार्क भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 1935 में स्थापित द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। एगमार्क जो है इट्स अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क, जो कौन इशू करता है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश इन 1935। गलत बताओ कौन सा है? बी। एक सवाल में बहुत सारी चीजें कवर कर दी हमने। सवालों की खूबसूरती देख रहे हो, इसको तो अप्रिशिएट करो, मतलब कम से कम। 1986 है इसका स्थापना वर्ष, 82 नहीं है, इसलिए गलत हुआ है। बाकी रट लो रट लो रट लो।
82। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अंटार्कटिका में अवस्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री है, इसका स्थापना वर्ष 1983 है। इंडिया फर्स्ट रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन अंटार्कटिक। अंटार्कटिक में अवस्थित भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री है, इसका स्थापना वर्ष 1989। मैत्री देखा। अंटार्कटिका में अवस्थित भारत का तीसरा, एक ही में है कवर्ड सब, खूबसूरती अप्रिशिएट कर रहा हूँ। भारती है, इसका 2012। थर्ड इज भारती और एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2012। बताओ, बताइएगा 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 बताइएगा। 82 इज सी। इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे सही हैं और आपको सारे याद करने हैं। पहला दक्षिण गंगोत्री 83, सेकंड मैत्री, थर्ड भारती, तीनों याद रखो। सवाल आता है बहुत। 83 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान की स्थापना 5 जून 1980 में दिल्ली में की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर 1959। और आपका एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित। फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का एजेंडा 21, पता नहीं कितनी बार आता है ये सवाल। सही है सारे, याद रखना। एजेंडा 21 तो ठीक करके ही आओगे। ये बाइंडिंग था नॉन बाइंडिंग था, कमेंट करके बताओ मुझे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट 5 जून 1980, सेंट्रल एरिड राजस्थान 1959। ये रहा 84। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। टाइलर अवार्ड पुरस्कार की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 1987 में हुई। टाइलर अवार्ड, यूनेप 1987। ऐसे याद किया करो। ग्लोबल 500 पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ग्लोबल 500 ये सब करवाए हैं लिस्टिंग वीडियो में। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार is awarded by the Union Ministry of Environment and Forest for special contribution in the field of clean technology and development. Incorrect बताइए। गलत पूछ रहा है, गलत। पहला और दूसरा गलत है, देखो क्यों। टाइलर अवार्ड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम 1987, ये एनवायरमेंटल आपका एनवायरमेंटल इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है, ठीक है। टाइलर अवार्ड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम 1987। ग्लोबल 500 नहीं, ये दोनों उल्टे दिए हुए हैं, सॉरी। टाइलर अवार्ड आपका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन एनवायरमेंटल और इकोलॉजी प्रोटेक्शन, और ग्लोबल 500 है आपका यूनाइटेड नेशंस वाला, तो इसको बस इंटरचेंज कर लो। इसका ये है और इसका ये है, बस इतना फर्क है। राजीव गांधी वाला ठीक है बिल्कुल। 85 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। बॉलोक पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। बॉलो अवार्ड। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, मेधा पाटकर। वह दर जिस पर एक पारिस्थितिकी तंत्र जैव तंत्र ऊर्जा श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा को छोड़कर संग्रहित करता है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता बताता है। मैं तो आपको ऊपर बता चुकी, द रेट एट विच एन इकोसिस्टम और बायोसिस्टम स्टोर्स एनर्जी एक्सक्लूडिंग एनर्जी यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बताओ मुझे कौन सा गलत है। इनमें से कोई गलत नहीं है, ये याद रखना। ये मैंने बताया भी था कैसे आएगा। ग्रोस में से आपको माइनस करना है रेस्पिरेशन, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। ऊपर बता के आई हूँ ये चीज मैं भी। और बोलॉक ठीक है। एग्रीकल्चर नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, मेधा पाटकर, याद करके रखना है इसको। 86 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्य रूप से पराबैंगनी विकिरण के द्वारा होता है। ओजोन इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर मेनली बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी के जीवमंडल की रक्षा करती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ्स बायोस्फीयर फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को शोभ मंडल कहा जाता है। टॉपमोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल में ओजोन परत का स्तर प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नियंत्रित करता है ओजोन लेयर का ऊपर वाला पार्ट। ओहो सॉरी बताओ। बड़े बड़े वीडियोस में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। चलिए 86 का बताइए। 86 का आंसर यार देख लो, मतलब कमाल है। ट्रोपोस्फियर सबसे टॉप मोस्ट लेयर, लोएस्ट है ये तो। टॉप मोस्ट कौन सी है बताओ जरा मुझे, हाँ कमेंट करो। लोएस्ट तो सॉरी ट्रोपोस्फियर है, टॉप मोस्ट बताओ कौन सी है। ये सवाल है आपके लिए। करते नहीं हो कमेंट, बड़े तेज बच्चे हो।
87। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इज द मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित किया गया था। और 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर सेलिब्रेटेड ऑन September 16। जल्दी बता दो, खत्म होने वाला है टेस्ट अब। 87 का क्या हो जाएगा आंसर? सही है भाई सारे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ईयर ध्यान रखना, पूछ चुकी हूँ वैसे मैं टेस्ट में, पर अब बता ही दिया। चलो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखना, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर याद रखना, ठीक है। और इसका ना थीम्स भी होती हैं, वो सर आपको कराते हैं करंट अफेयर की वीडियो में, तो वो भी ध्यान रखना जो भी लेटेस्ट हो। 88। निम्नलिखित गैसों को उनके वायुमंडल में उनके योगदान के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग। ओहो भाई बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अरेंज द फॉलोइंग गैसेस, और ये अपने आप होता है पता है, ठीक चल रहा होता है और ये ऐसे हो जाता है, पता नहीं कैसे। अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। नियॉन, हीलियम, मीथेन और आपका नियॉन, हीलियम, मीथेन। बताओ 88 का क्या हो जाएगा आंसर? सी। देखो 3 2 1, मीथेन ज्यादा होगा ना। देखो सबसे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, तीन तो याद रखना ही रखना, लेकिन नियॉन, हीलियम, मीथेन भी पूछ लेगा, ये लास्ट की तीन ऐसा आपने नहीं सोचा होगा, तो उसमें आप याद रख सकते हो। पहले तो आपका मीथेन है, सबसे कम है मीथेन, फिर आपका हीलियम है, फिर आपका नियॉन है, ठीक है। टेबल बताया हुआ है मैंने एक लिस्टिंग वीडियो में, उसमें सारी गैसेस दी हुई है ये, तो वो आप देख के कर सकते हो उसमें, ठीक है। ये आपका मीथेन है आपका 0.00017%, हीलियम है 0.00005% और नियॉन है 0.0018%। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 89। 17 सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो मैंने बताया ना, सर ने बड़ा अच्छा ट्रिक भी बताया, पंडित हरिहर वाला, है ना। लक्ष्य 5 बताओ, तो ये तो पता होना चाहिए, तो पता है, नहीं तो नहीं पता है। 89 का गलत बताओ, सही बताना है मतलब। तो ये इसका आपका कौन सा सही है? डी सही है। लक्ष्य 4 है गुणवत्ता परक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा, लक्ष्य 5 क्या है? जेंडर इक्वालिटी। ये आपका लक्ष्य 1 है ये गरीबी की समाप्ति, नंबर 1 है पावर्टी, और 2 है जीरो हंगर। फिर आपका 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 4 है क्वालिटी एजुकेशन, 5 है जेंडर इक्वालिटी, और आपका 10 क्या है? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, और 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन। तो ये तो देखो सारे याद करने पड़ेंगे, इसमें 1 2 3 कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो 90। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 आ गया ना, देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2022। रैंक्स पूछी हुई है कंट्री की, बता दो जरा क्या होंगी। बी होगा इसका आंसर, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अब देख लो, मैं पूरा बता देती हूँ। टॉप 5 कंट्रीज ऐसी सुन लो, ये वाली चीजें ऐसे याद होती हैं। पहले तो भारत की रैंक, इंडिया की रैंक बिल्कुल ठीक दी हुई है, 121 याद कर लो। टॉप 5 देख लो, फिनलैंड, फिर है आपकी डेनमार्क, फिर है आपकी स्वीडन, फिर है आपकी नॉर्वे, और फिर है आपकी ऑस्ट्रिया। अब देख लो अपने आप, लेटेस्ट याद रखना है। 91। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कुछ महत्वपूर्ण वर्षों के संदर्भ में, इन कॉन्टेक्स्ट विद सम इंपॉर्टेंट ईयर्स डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, 2010, 11, 12, 15 ऐसे होते हैं ना, कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोई बायोडाइवर्सिटी है, कोई फॉरेस्ट है, ऐसे तो कुछ इंपॉर्टेंट वाले दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं क्या आप लोग याद कर लो। 91 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। 2012 गलत पूछ रहा है, जल सहयोग का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। अच्छा, मैं 2 बता देती हूँ। देखो 2008 से शुरू कर लेते हैं। 2008 को आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन, स्वच्छता, ठीक है, सैनिटेशन वाला याद रखना, स्वच्छता क्या 2008। एक तो मैंने बता दिया। 2009 दिया हुआ इसमें, नहीं 2009 भी लिख लो। ये आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशों वाला साल, नेचुरल फाइबर्स याद रख लेना। 2010 ये दे रखा, ये है आपका जैव विविधता, ठीक दे रखा है। 2011 फॉरेस्ट, ठीक दे रखा है। 2012 यह है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, सभी के लिए सतत ऊर्जा वाला है ये, कौन सा? 2012। तो ये आपका सस्टेनेबल एनर्जी, SE ऐसे याद कर लो। 2015 मिट्टी, मृदा वर्ष याद रहेगा।
और 2021 याद रखना, इंटरनेशनल ईयर फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, क्रिएटिव इकोनॉमी वाला, ऐसे याद रखना है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो ये याद रह जाएगा, क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है। और हिंदी वाले प्लीज रचनात्मक अर्थव्यवस्था ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो ये गलत है, बस ये याद रखना। मतलब 2012 को कौन सा है, सस्टेनेबल एनर्जी, मैंने बता दिया ना, ये वाला, ये ठीक है। बस मिट्टी, सैनिटेशन, नेचुरल फाइबर, क्रिएटिव इकोनॉमी बता दिए सारे। चलो, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भाई ये तो आज तो बड़ी दिक्कत हो रही है, अब ये मत कमेंट करना, ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी ऑलरेडी। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू किया गया था, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल कन्वेंशन इम्प्लीमेंट हुआ था 1950 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का गठन 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुआ था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, बताना है आपको सही कौन सा है, सारे सही हैं। जिन चीजों में कुछ नहीं, मतलब बस देखना है आपको हल्का सा, तो वो चीजें आपको दी हुई हैं ऑलरेडी, तो आप याद रखना। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल कन्वेंशन इंप्लीमेंट हुआ मार्च में, उसके बाद 17 मार्च 1951 में ये बन गया WMO, इसी से बना क्या, WMO। तो ये आपका क्या हुआ, WMO, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में, एक याद रखना बात। फिर आपका यूनेप 1972, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई यूनेप का, ये आप लोग बता दो जरा मुझे। अच्छा, केनिया में है, वो बता दो जगह। ग्रीन पीस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना, हेडक्वार्टर इसका एम्स्टरडैम में है, याद रखना, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर नहीं है, हेडक्वार्टर इसका, ईयर और हेडक्वार्टर तो याद करने हैं, फॉर्म तो ये वैंकूवर में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पे है बताइए मुझे, एम्स्टरडैम में। और ये बताओगे आप मुझे, यूनेप इसका कहां पे है, WMO का कहां पे है, WMO का जेनीवा स्विट्जरलैंड है, ये मैंने बता दिया आपको। 93 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नीरी, फेवरेट क्वेश्चन यूपीपीसीएस का, ये महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में हुई थी, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में। और इसका चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में 4 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, 4 रीजनल लेबोरेटरीज। ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बताइए मुझे। सी, देखो इसके 5 रीजनल सेंटर्स हैं, ना कि 4, तो पांचों देख लो, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। चेन्नई, दिल्ली, चेन्नई नहीं दिया हुआ इसमें, चेन्नई दिया हुआ है, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और आपका कोलकाता, कोलकाता नहीं दिया हुआ, तो कोलकाता में भी इसका है, याद रखना। बाकी देख लो सारे पॉइंट्स। सवाल इंस्टीट्यूट की फुल फॉर्म पूछी है ज्यादातर पीसीएस ने, पर हमने पूरा बता दिया आपको उसके संज्ञान में। 94 निम्नलिखित में को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, बाणसागर नियंत्रक बोर्ड, बाणसागर कंट्रोल बोर्ड, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। मैंने बताया ना ऐसे सवाल बहुत आते हैं। 94 का बी 13, अब बस ईयर बता देती हूँ इसके, देख लेना। देखो भाई, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1916, काफी पुराना है ये। कहाँ पे, पुणे, खड़कवासला। बाणसागर वाला जो है ये आपका 1976, रेवा में। कहाँ है रेवा, MP में भाई। गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन 1972, कहाँ पे, पटना। और एक बचा ये आपका 1978, कहां पे, रुड़की, ये आपका खड़कवासला। खड़कवासला, रेवा, पटना, रुड़की, ईयर्स बताती हैं। 95 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट और आपका कार्बन टैक्स जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाली प्रत्येक टन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाया जाता है। इट इज लिवाइड ऑन द एमिशन ऑफ ईच टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड बाय द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कार्बन क्रेडिट, ये धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक
तापन क्षमता के बराबर अन्य हरितगृह गैसों के उत्सर्जन का अधिकार देता है। दिस एंटाइटल्स द होल्डर टू एमिट अनदर ग्रीन हाउस गैस इक्वल टू द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्रेडिट के क्रय विक्रय को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कार्बन क्रेडिट इज कॉल्ड कार्बन ट्रेडिंग। किसी एक संगठन या व्यक्ति द्वारा उत्पादित कुल कार्बन उत्सर्जन को कार्बन फुटप्रिंट के रूप में जाना जाता है। टोटल कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस्ड बाय एनी वन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल इज नोन एज कार्बन फुटप्रिंट। आंसर सारे ठीक हैं, कोई भी गलत नहीं है। और प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुक जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो प्लीज। कार्बन टैक्स क्या होता है? आप ईच टन बोल रहा है, ये हर टन पे कितना ग्रीन हाउस एमिट कर रहे हो वो टैक्स है। क्रेडिट क्या है कि होल्डर जो एमिट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस इक्वल टू द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ 1 टन कार्बन। और बाइंग और सेलिंग को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। और कार्बन फुटप्रिंट, ये थोड़ा सा इसके नोट्स बना लेना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। और भाई याद है तो भाई वेरी नाइस। 96 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संबंध में गलत विकल्प। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 इंदौर को 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में चयनित किया गया था। मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में सिलेक्टेड एज द क्लीनेस्ट स्टेट इन द कैटेगरी ऑफ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। मेघालय को 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में। और तेलंगाना को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त है। तो बता दो इनकरेक्ट कौन सा है? सी। क्यों सी क्यों गलत है आपका? देखो, पहली चीज तो इंदौर को मिला है 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का। एमपी 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज्यादा वाले में क्लीनेस्ट है। और कम वालों में 100 से कम वालों में त्रिपुरा है, मेघालय नहीं है। याद हो जाएगा। ये आर यहाँ पे नीचे पहुंच गया, पता नहीं कैसे। त्रिपुरा है, नॉट आपका मेघालय, तो ये गलत है। और तेलंगाना ने फर्स्ट प्राइज जीता है, ठीक है, बिल्कुल लार्ज स्टेट्स कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज तेलंगाना, ठीक है। 97 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल, ये पढ़ें, देखो सारे आ गए। बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल, एनिमल वेलफेयर बोर्ड और फॉरेस्ट सर्वे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और भारतीय वन सर्वेक्षण। ईयर और हेडक्वार्टर पता होना चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन। 97 का आंसर है सी। हम देख लेंगे अभी। बोटानिकल सर्वे आपका 1890 का है। पहले ईयर देखो और चलो साथ साथ देख लो। कोलकाता जूलॉजिकल सर्वे 1916 का है, इन दोनों का ही कोलकाता है हेडक्वार्टर। और इंडियन एनिमल वेलफेयर बोर्ड 1962 का है। ये एंड में आते आते मेरे पेन ने ना मुझे परेशान कर दिया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट 1982 का है, ठीक है, 1962 का है। देहरादून में है एफएसआई। और फॉरेस्ट सर्वे और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट दोनों देहरादून में है, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 का है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये आपका, एक मिनट मैंने आपको उसका बता दिया है, वेट वेट वेट, देखो फॉरेस्ट सर्वे कब का है? 1981 का। तो ये सारे सर्वे तो यहीं पे याद हो गए आपको। एक और है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये 1982 का है, ये भी देहरादून में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है जी। चलो 98 देख लो। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो, बॉन सम्मेलन, बॉन कॉन्फ्रेंस, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, बाली रोड मैप, और कानकुन सम्मेलन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड, हरित जलवायु कोष की स्थापना। बताओ आंसर। तो इसका आंसर ये बी है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। पहला देखो, देखो आप जानते हो कार्बन क्रेडिट बॉन सम्मेलन से आया था क्या? क्योटो प्रोटोकॉल से आया था, मतलब ये तो बिल्कुल याद होगा। क्योटो प्रोटोकॉल से आया था कब? 1997 में, ठीक है। बाली कॉन्फ्रेंस से बाली रोड मैप आया था, सीओपी। ये कब हुई थी बाली कॉन्फ्रेंस? बाली कॉन्फ्रेंस हुई थी 2007, सीओपी 13 थी ये। और कैनकन सीओपी 16 थी 2010 में। इससे आपका ये 2007 है, ये आपका ठीक है, ये गलत है। चलो भाई
99। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सोयाबीन, रेपसीड तथा सूरजमुखी के बीजों से निकाले गए वनस्पति तेलों में बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। बायोडीजल कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? फ्रॉम द सीड्स ऑफ सोयाबीन, रेपसीड एंड सनफ्लावर। शुगर फसलों से प्राप्त साधारण शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ सिंपल शुगर्स ऑब्टेन फ्रॉम शुगर क्रॉप्स। और फसलों, अवशेषों तथा जैविक कचरों के अवायवीय किण्वन के द्वारा बायोगैस को तैयार किया जाता है। मतलब बायोगैस इज प्रिपेयर्ड बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ द क्रॉप रेसिड्यूज एंड ऑर्गेनिक वेस्ट्स। बताओ कौन सा सही है? सारे सही हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं सारे, तो ये चीज ध्यान रखना। सोयाबीन, रेपसीड, सूरजमुखी से आपका बायोडीजल बनता है। इथेनॉल कहाँ से बनता है? सिंपल शुगर से। वो आपको उसमें लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स शुगर से, कॉम्प्लेक्स नहीं है इसका आंसर, सिंपल शुगर से इसका आंसर। चलिए भाई, आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। दांतों के साथ स्माइल करो, स्माइल बिगड़ गई थोड़ी सी, एक दांत भी गायब हो गया, तो दो ही बहुत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट। औषधि और उपयोग। टेट्रासाइक्लिन जीवाणुनाशक, बैक्टीरिसाइडल है। पेनिसिलिन जीवाणुरोधी है, एंटीबैक्टीरियल है। मॉर्फिन पीड़ाहारी है, एनाल्जेसिक है। और आपका एट्रोपिन कवकनाशी है, फंजिसाइड है। कौन सा गलत है? डी गलत है। एट्रोपिन क्या है भाई? एट्रोपिन भी दर्द निवारक है, पेन रिलीवर। बाकी ठीक है, बिल्कुल बैक्टीरियासाइडल है। और पेनिसिलिन आपका बैक्टीरियासाइडल भी अगर इसमें आए और एंटीबैक्टीरियल तो दोनों होगा। मॉर्फिन एनाल्जेसिक है और आप इसको भी पेन किलर कह सकते हैं। एट्रोपिन इज पेन रिलीवर। तो हम अपना एंड पे आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपने अपना स्कोर जरूर मुझे कमेंट डाउन करके बताया होगा। बाकी मिलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।